हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूँ सभी के आज की इस वीडियो क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लासेस में हम लोग ये जानने वाले हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है और इनकी कितनी शाखाएं होती है और किन किन शाखाओं के अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। सो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, तभी जाकर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि जो भौतिक विज्ञान है वो आपका क्या है। दोस्तों, भौतिक विज्ञान को समझने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि ये जो भौतिक शब्द है आपका वो आया कहाँ से, अर्थात भौतिक का मतलब क्या होता है। भौतिक का जो संबंध है दोस्तों हमारे विज्ञान के साथ कैसे हो गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों कि जो विज्ञान का संबंध है वो हमारे भौतिक के साथ कैसे हो गया। अगर हम भौतिक के बारे में दोस्तों जान लेते हैं तो हमको भौतिक विज्ञान समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं विज्ञान के बारे में जानते हैं दोस्तों कि विज्ञान का मतलब होता है खोज करना, किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना कि वो वास्तव पर सिद्धांत पर आधारित है कि नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पर प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो किसका, तो हमारे भौतिक का। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम ये जान लेते हैं कि हमारा भौतिक है क्या, तो हम भौतिक विज्ञान के बारे में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से जान जाएंगे। तो दोस्तों, भौतिक विज्ञान को समझने से पहले हमें जाना होगा आज से लगभग 14 अरब साल पहले, उस समय में दोस्तों जिस समय अपने अस्तित्व में नहीं था, जहाँ ना दोस्तों सत्य था, ना असत्य था, ना धर्म था, ना धर्म था, ना अंधकार था, ना प्रकाश था, ना पाप था, ना पुण्य था, ना जन्म था, ना मृत्यु था, अर्थात कुछ भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उस समय का जिस समय ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में नहीं था। किसी को भी ये पता नहीं था कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले वहाँ पर क्या था। ब्रह्मांड बिल्कुल भी अपने अस्तित्व में दोस्तों उस समय नहीं आ पाया था, जिसमें कि मैं आपको बात बता रहा हूँ। दोस्तों, ब्रह्मांड का अपने अस्तित्व में आने तक के समय से लेकर इस वर्तमान समय तक घटित होने वाली जो कुछ भी घटनाएं, दृश्य यानी जिसे हम देख सकते हैं, अदृश्य जिसे हम नहीं दे सकते हैं, दृश्य या दृश्य रूप से घटित होने वाली जो कुछ भी दोस्तों घटना है जिसको हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या हो सकता है कि भविष्य में जो कुछ भी घटनाएं घटित होने वाली है या फिर घटित तो होगी, उन सभी घटनाओं का एक समूच रूप ही दोस्तों आपके भौतिक के नाम से जाना जाता है। तो आप दोस्तों जान सकते हैं कि आपके ब्रह्मांड के अस्तित्व से पहले हो सकता है कुछ घटा हुआ, लेकिन किसी को पता नहीं है। और ब्रह्मांड का अपने अस्तित्व में आने के बाद से इस वर्तमान समय तक आप तो देख ही पा रहे हैं कि आपके चारों तरफ, आपके आसपास, आपकी इस पूरी प्रकृति में क्या क्या घटित होने वाली घटना है, उन सभी घटित होने वाली घटनाओं को ही दोस्तों हम भौतिक के नाम से जानते हैं। जैसे देख सकते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी का फटना, ग्रहों का बनना, ब्रह्मांड का फैलना, क्षुद्र ग्रहों का बनना, किसी ग्रह का दूसरे ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाना, क्या बोलते हैं, समुद्र में ज्वारभाटा का उत्पन्न होना, चंद्र ग्रहण लगना, सूर्य ग्रहण लगना, ये सब जो कुछ भी आप घटना देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सब के सब आप भौतिक के अंदर ही देख पा रहे हैं। जो कुछ भी आप आंतरिक रूप से महसूस कर पाते हैं दोस्तों, ये सब की सब दोस्तों आप भौतिक कारण ही कर पाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आप लोग जान चुके हैं कि जो भौतिक है आपका वो है क्या। लेकिन दोस्तों हम लोग ये नहीं जान पाए कि जो भौतिक शब्द है दोस्तों ये आखिर में आया कहाँ से है। हमारे वैज्ञानिकों ने भौतिक शब्द को आखिर विज्ञान के साथ क्यों जोड़ा, और इस प्राकृतिक, इस पूरे ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं का उन्होंने भौतिक ही नाम क्यों दिया। क्योंकि दोस्तों चाहते हैं तो कोई और भी नाम वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे भौतिक की शाखा में ही क्यों रखा और भौतिक नाम से ही क्यों सम्मानित किया। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहले हम भौतिक के बारे में, क्या कि भौतिक जो शब्द है वो आया कहाँ से। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो दुनिया है जिसे हम प्रकृति के नाम से जानते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। यानी कि पहला जो चीज़ है दोस्तों वो है आपका सजीव, और दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वो है आपका निर्जीव। यानी जो आपकी प्रकृति है वो सजीव और निर्जीव इन दोनों वस्तुओं से मिलकर बनी है। अर्थात आपके प्रकृति में जो वस्तुएं हैं दोस्तों वो सजीव और निर्जीव इन दोनों ही रूपों में क्या है, विद्यमान है। लेकिन प्रारंभ में, शुरुआत में हमारे वैज्ञानिकों को दोस्तों प्रकृति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि जो हमारी प्रकृति है वो दो रूपों में विद्यमान है। क्योंकि प्रारंभ में हमारे वैज्ञानिकों का जो बुद्धि था, जो विकास था, वो इतना विकसित नहीं हो पाया था दोस्तों। हमारा विज्ञान इतना तरक्की पर नहीं पहुंच पाया था कि हम जान पाए कि हमारी प्रकृति में वस्तुएं सजीव और निर्जीव इन दोनों रूपों में ही समाहित हैं। अर्थात जो हमारे वैज्ञानिक है वो प्रकृति के इस स्वरूप से अज्ञात थे। तो अब धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिकों ने प्रकृति के बारे में खोज करनी शुरू कर दी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने प्रकृति के बारे में खोज करनी शुरू कर दी। तो जहां पर दोस्तों आपकी खोज आती है तो उसका कहीं ना कहीं जो संबंध है दोस्तों वो आपके विज्ञान से होता है। क्योंकि विज्ञान का मतलब होता ही है खोज करना, सत्य की खोज करना, सत्य की वास्तविकता से ज्ञान करना। तो दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने प्रकृति के बारे में खोज करना शुरू कर दिया, और इसी प्रकार से दोस्तों समय अंतराल
खोज करना शुरू कर दिया। और बीतते समय के साथ बहुत से ऐसे वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने अलग अलग बुद्धि और कुशलता और प्रयोग के आधार पर ये अलग अलग सिद्धांत दिए। और आखिरकार दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने ये पता लगा ही लिया कि हमारी जो प्रकृति है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। और इस प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने ये बताया दोस्तों कि इस प्रकृति में दो प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं, जिसमें से पहली वस्तु वो है जिसका संबंध जीवन से होता है, अर्थात उसमें जीवन होता है। और एक वस्तु ऐसी है जिसमें जीवन बिल्कुल भी नहीं होता है, अर्थात उसका जो संबंध है दोस्तों वो जीवन से नहीं होता है। अब जिसमें दोस्तों जीवन होता है उसका नाम दिया उन्होंने सजीव, और जिसमें जीवन नहीं होता है उसका नाम दिया उन्होंने निर्जीव। और इस प्रकार से दोस्तों आपकी जो प्रकृति है वो दो नए स्वरूपों में निखर कर सामने आ चुकी थी, जिसे हम सजीव और निर्जीव के रूप में जानते हैं। अर्थात आपकी जो प्रकृति है दोस्तों प्राकृतिक दो नए स्वरूपों में निखर कर सामने आ गई थी, जिसमें पहला था दोस्तों आपका सजीव और दूसरा था आपका निर्जीव। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो बता दें दोस्तों कि हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सजीवों के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी हासिल कर लिया था। तो बहुत कुछ वो सजीव के बारे में जान चुके थे, लेकिन अब वो जानना चाहते थे कि जो निर्जीव है वो वास्तव में क्या है। वो निर्जीवों के बारे में क्या करना चाहते थे दोस्तों, वो अध्ययन करना चाहते थे। तो दोस्तों प्रकृति में जो ये निर्जीव वस्तुएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए, उसका विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इनका विश्लेषण करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दोस्तों इस पर शोध करना शुरू कर दिया। और उन्होंने ऐसा सोचा कि आखिर निर्जीव वस्तुओं में ऐसा क्या है जिसमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव वस्तुएं आखिर किस प्रकार से हमारे प्रकृति और इस पूरे ब्रह्मांड में अनुकूलित है। तो दोस्तों निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए, इसकी विश्लेषण करने के लिए उन्होंने निर्जीव वस्तुओं की खोज करनी शुरू कर दी। अब यहीं से दोस्तों आपका उभर कर आएगा भौतिक। किसकी खोज करना शुरू कर दी दोस्तों, निर्जीवों की। तो जब दोस्तों उन्होंने निर्जीवों की खोज करना शुरू कर दिया तो निर्जीवों की खोज करने के लिए उन्होंने ऐसा सोचा दोस्तों कि आखिर जो हमारी प्रकृति है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसमें पहला है दोस्तों आपका सजीव और दूसरा है निर्जीव। और अगर हम अपने पूरे प्रकृति में से पूरे सजीव को बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्या बच जाता है। तो आप लोग दोस्तों बता सकते हैं कि आपका जो प्रकृति है वो सजीव और निर्जीव वो दोनों चीज़ों से ऐड होकर बना है। ठीक है, अगर हम अपने प्राकृतिक में से टोटल सजीवों को बाहर निकाल दें तो हमारे पास दोस्तों केवल बच जाता है निर्जीव। यानी कि देखिए, यानी कि हम अपने प्राकृतिक में से यानी कि हम अपने प्राकृतिक में से टोटल अगर दोस्तों सजीवों को बाहर निकाल दें, टोटल सजीवों को बाहर निकाल दें तो आप खुद बता सकते हैं दोस्तों कि अगर पूरे प्राकृतिक में से अगर टोटल सजीव बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास दोस्तों केवल बच जाएंगे निर्जीव। यानी कि नी का मतलब होता है नहीं और जीव का मतलब जीव, यानी जिसमें जीवन नहीं होता है उसी को बोलते हैं निर्जीव। तो आप देख सकते हैं कि आपके आसपास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें जीवन नहीं होता है। तो बहुत सारे आपकी वस्तुएं मिल जाएंगी दोस्तों इस संसार, इस पूरे ब्रह्मांड में जिसका संबंध बिल्कुल भी जीवन से नहीं होता है। तो जिसका दोस्तों संबंध जीवन से नहीं होता है, जो जीवनहीन है, जिसमें बिल्कुल भी अनुरक्षण की क्रिया नहीं है, उन्हीं वस्तुओं का अध्ययन और विश्लेषण विस्तार पूर्वक विस्तृत रूप से करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इस निर्जीवों की शाखाओं को एक नई शाखा के रूप में रख दिया, जिसे हम भौतिक के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं दोस्तों, भौतिक के नाम से जानते हैं। यानी इन्हीं निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक में सजीव और निर्जीव दोनों एक साथ थे, और प्राकृतिक में सजीव और निर्जीव दोनों एक साथ होने से उनको निर्जीवों के बारे में जानने में बहुत ही कठिनाई होती थी, बहुत ही उन्हें परेशानी हुई थी। इस निर्जीवों के बारे में कुछ वो अलग से जानना चाहते थे। इसलिए दोस्तों उन्होंने काल्पनिक रूप से, यानी जो बताएं हम काल्पनिक से, और वास्तविक रूप से आप तो प्राकृतिक में से सजीव को निकाल सकते नहीं, तो काल्पनिक रूप से दोस्तों हम भी आप लोगों को बता रहे हैं कि काल्पनिक रूप से उन्होंने पूरे प्राकृतिक में सजीव को बाहर निकालकर निर्जीव वस्तु का जो अध्ययन है उन्होंने करना शुरू कर दिया था। इसको उन्होंने शोध जारी कर दिया, और उसका अध्ययन दोस्तों आज भी चला आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो निर्जीव को उन्होंने दोस्तों एक शाखा में रखा जिसका नाम है भौतिक। क्या नाम है दोस्तों,
भौतिक। और किसकी खोज उन्होंने शुरू की थी? निर्जीवों की। तो बता दें दोस्तों आपका कि विज्ञान का मतलब होता है खोज करना, यानी कि सत्य की खोज करना, सत्य की वास्तविकता से ज्ञान करना। अगर दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा पहला जो फर्स्ट वीडियो है विज्ञान अगर क्या है, अगर वो आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ दोस्तों सबसे पहले आप उसे देख लीजिएगा, तभी जाकर आप इसे देखिएगा। क्योंकि अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अगर आप दोस्तों विज्ञान समझ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसके बाद आपको भौतिक विज्ञान भी समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप विज्ञान के बारे में जानते हैं तो आप इस वीडियो को दोस्तों देख सकते हैं। तो इसका जो दोस्तों ने दिया, क्या दिया? भौतिक दिया है। और इसका खोज उन्होंने शुरू की थी निर्जीवों की। जब उन्होंने निर्जीवों की खोज करना शुरू किया तो यहाँ पर हो जाएगा निर्जीवों की खोज करना उन्होंने शुरू किया। तो यहाँ पर जो दोस्तों खोज आप देख रहे हैं, उसी खोज को हम विज्ञान के नाम से जानते हैं। यानी किसकी खोज? भौतिक की खोज। यानी किसकी खोज? निर्जीवों की खोज, यानी निर्जीवों की खोज। और इसी निर्जीवों की खोजों की एक विशाल शाखा है जिसको हम भौतिक विज्ञान की शाखा के नाम से जानते हैं। तो इतना तक दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी उत्तर हमारा यहाँ तक समाप्त नहीं होता है, क्योंकि अभी तक दोस्तों आप लोगों को हम ये नहीं बता पाए हैं कि जो भौतिक शब्द है आपका वो आया कहाँ से। क्योंकि भौतिक शब्द आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा दोस्तों कि आखिर जो आपके वैज्ञानिक हैं वो इन निर्जीव वस्तुओं के लिए भौतिक आखिर शब्द ला दिए कहाँ से। तो बता दें दोस्तों, उन्होंने निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। हाँ दोस्तों, आज तक आप जितने भी खोज हुए हैं, जितने भी आविष्कार हुए हैं, जो कुछ भी आप आविष्कार देख पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका जो संयोजन है, उसका जो कनेक्शन है वो आपके वेदों से है। जी दोस्तों, हमारे प्राचीन वेदों ग्रंथों में ऐसे बहुत सी चीज़ों को बताया गया है, ऐसे बहुत से आविष्कारों के बारे में बताया गया है जिसका आविष्कार आज हमारे वर्तमान समय में सिद्ध और सत्यापित साबित होता आ रहा है। और वेदों में ही दोस्तों ये बताया जा रहा है कि भौतिक का जो संबंध था दोस्तों आपके प्रकृति के साथ था। और हमारे वैज्ञानिकों ने किसकी खोज करना शुरू की थी? प्राकृतिक की। और प्राकृतिक में जब उन्होंने खोज करना शुरू किया तो उसी में दोस्तों उन्हें दो प्रकार की चीज़ मिले, जिन्हें हम पहला सजीव और दूसरा निर्जीव के नाम से जानते हैं। तो सजीव में तो होता है जीवन दोस्तों, तो उन्होंने एक नई शाखा में रख दिया था जिसे हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। उसको दोस्तों हम अगली वीडियो आप लोगों को बता देंगे विस्तृत रूप से। लेकिन यहाँ पर हमको सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि निर्जीव का है, क्योंकि जो भौतिक का संबंध है दोस्तों आपके निर्जीवों से है। इसलिए निर्जीवों का अध्ययन और विश्लेषण विस्तारपूर्वक करने के लिए उन्होंने वेदों के माध्यम से ही यह जानकर इन निर्जीवों की शाखा को भौतिक की शाखा में रखा था। जी हाँ दोस्तों, आपके वेदों के माध्यम से ही आपके भौतिक शब्द की पता चल पाया था। अब ज़्यादातर दोस्तों आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये आप जो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि भौतिक जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो तो वेदों से हुई नहीं है, क्योंकि भौतिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हमारी ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुई है। तो बता दें दोस्तों कि भौतिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी ग्रीक भाषा फ्यूसिस से नहीं हुई है, बल्कि फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। जो एक प्रकार का ग्रीक भाषा था कौन दोस्तों? आपका फ्यूसिस। इसी फ्यूसिस का अर्थ जो होता था दोस्तों वो होता था आपका प्रकृति, यानी प्रकृति के जानने का विज्ञान। और उसी का जो अंग्रेजी में जो शब्द बना दोस्तों, भौतिक का जो अंग्रेजी शब्द बना फ्यूसिस से, वो बना आपका फिजिक्स, ना कि भौतिक। तो इस गलती में आप लोग मत रहना दोस्तों कि जो भौतिक शब्द की उत्पत्ति हुई है वो आपकी फ्यूसिस शब्द से हुई है। नहीं, भौतिक शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके प्राचीन धर्म ग्रंथों के वेदों से हुई है, हमारे वैज्ञानिकों ने रखा। और जो भौतिक का जो अंग्रेजी शब्द है फिजिक्स, उसकी जो उत्पत्ति है दोस्तों वो आपके फ्यूसिस शब्द, ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसको हम फिजिक्स के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों वेदों का बारे में पढ़िएगा, जानिएगा, उसके अध्ययन कीजिएगा, तब तो पता चलेगा ना। खाली लीचा लीची के गाना सुनिएगा तो थोड़ी ना आपको पता चल पाएगा, बताइए। तो यहाँ तक दोस्तों मैंने पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया है कि आखिर जो ये भौतिक है आपका वो है क्या। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि जो भौतिक विज्ञान का जो परिभाषा है वो वास्तव में होता क्या है। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम भौतिक विज्ञान का परिभाषा, कि भौतिक विज्ञान का जो परिभाषा है वो वास्तव में। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा के बारे में, कि जो भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा है वो वास्तव में क्या होती है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सीख चुके हैं कि भौतिक शब्द क्या है और इसकी जो उत्पत्ति हुई कैसे हुई है, और जो भौतिक का संबंध है दोस्तों प्रकृति के साथ कैसे हुआ, और जो प्रकृति का संबंध है वो हमारे भौतिक के साथ कैसे हुआ, और इन सबका जो संबंध है हमारे विज्ञान के साथ कैसे है, इन सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों। अब हम लोग जानने वाले हैं कि जो भौतिक विज्ञान की परिभाषा है वो क्या होती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो भौतिक विज्ञान की परिभाषा है वो क्या होती है। दोस्तों भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो इस प्राकृतिक तथा इस प्राकृतिक में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण क्रमबद्ध रूप से विस्तार पूर्वक
करती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस प्रकृति में घटित होने वाली दृश्य या दृश्य रूप से आप जो कुछ भी देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, उन सभी घटित होने वाली घटनाओं का जब अध्ययन आप विस्तार पूर्वक और क्रमबद्ध रूप से आप करते हैं और उनका अध्ययन करने से जो आपको ज्ञान प्राप्त होती है, जो आपको जानकारी प्राप्त होती है, उस ज्ञान को ही दोस्तों हम लोग भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपकी इस प्रकृति में घटित होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, जैसे कि बिजली का चमकना, तारों का टिमटिमाना, आकाश के रंग का नीला होना, अंतरिक्ष के रंग का काला होना, मौसम का बदलना, वाष्पीकरण की क्रिया का होना, किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकने पर पुनः उसका नीचे आ जाना, जल में किसी हल्की वस्तु का तैरना जबकि भारी वस्तु का डूब जाना, छाया का बनना, इंद्रधनुष का बनना, बादल का गरजना, समुद्र में ज्वारभाटा का उत्पन्न होना, ये सब आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सब इस प्रकृति में ही घटित होने वाली घटना है। और जब हम इस प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं पर विचार करते हैं, इसके ऊपर हम सोचते हैं और इसके बारे में हम जानकारियां हासिल करने के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो इस अध्ययन से हमको जो दोस्तों जानकारी मिलती है वही दोस्तों आपके भौतिक विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे दोस्तों न्यूटन जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे उस पेड़ से जो फल गिरा, वो जो फल गिरा वो एक प्राकृतिक घटना है, क्योंकि जो फल है दोस्तों वो तो नीचे ही गिरेगा, लेकिन न्यूटन का इस फल पर विचार करना कि जो फल है वो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, वो नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, उस पर विचार करना और न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत देना ही आपका दोस्तों भौतिक विज्ञान है। उसी प्रकार से दोस्तों तारों का टिमटिमाना, ये एक प्रकार का प्राकृतिक घटना है, जैसे आप लोग सभी देख सकते हैं नाइट में आप लोग भी देख सकते हैं जो तारा है आपका वो रात में टिमटिमाता है, और हमारा उस पर विचार करना और विचार करके वायुमंडलीय अपवर्तन का सिद्धांत देना, ये हमारा क्या है दोस्तों, हमारा भौतिक विज्ञान है। किसी हल्की वस्तु का पानी में तैरना जबकि भारी वस्तु का डूब जाना, ये एक प्रकार का दोस्तों आपकी प्राकृतिक घटना है। लेकिन इस घटना पर विचार करना, अध्ययन करना और अध्ययन करके ऑक्रोमेटिज का सिद्धांत देना ही दोस्तों, उत्प्लावन बल का सिद्धांत देना ही दोस्तों आपका एक प्रकार का भौतिक विज्ञान है। उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग प्रकृति में देख सकते हैं कि जब इस संसार की निर्जीव वस्तु पर यदि आप कोई भारी बल ना लगेगा तो उसकी स्थान और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये आपकी प्रकार की दोस्तों प्राकृतिक घटना है। लेकिन इस पर विचार करना है कि इसमें परिवर्तन क्यों नहीं होता है, वो आपका भौतिक विज्ञान है, जिसका प्रतिपादन न्यूटन ने अपने प्रथम नियम से किया था। तो उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बिजली का चमकना, वर्षा के समय बिजली का चमकना दोस्तों एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है। लेकिन इस बिजली का चमकना पर विचार करना कि जो बिजली है वो चमकती है, वो आपकी प्राकृतिक घटना है। लेकिन ये जो बिजली चमकती है वो क्यों चमकती है, इसका उत्तर प्राप्त करना, इसकी खोज करना और इसकी खोज कर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा सिद्धांत नहीं दोस्तों आपकी भौतिक विज्ञान है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो भौतिक विज्ञान है वो वास्तव में किया है। हाँ दोस्तों, आप इस प्रकृति में जो कुछ भी देख पाते हैं, जो कुछ भी संसार में घटित होने वाली घटनाओं को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं, वो सारे की सारी घटनाएं दोस्तों आपके भौतिक विज्ञान के रूप में जानी जाती है। तो आप लोग दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से जान चुके होंगे कि जो भौतिक विज्ञान की परिभाषा है वास्तव में क्या होती है और जो भौतिक विज्ञान है उसका जो संबंध है वह प्रकृति के साथ कैसे है। तो आगे दोस्तों बताते हैं कि जो भौतिक विज्ञान के जो संबंध है दोस्तों वो केवल और केवल इस प्रकृति में घटित होने वाली निर्जीव पदार्थों से है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में याद रखिएगा कि जो भौतिक विज्ञान जो संबंध है वो केवल केवल आपके निर्जीव पदार्थों से। ऐसा हमने दोस्तों इसलिए कहा क्योंकि इस प्रकृति, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकृति, क्योंकि इस प्रकृति में आपकी घटित होने वाली जो घटनाएं हैं दोस्तों वो दोनों के साथ हो सकती है, सजीवों के साथ भी होती है और निर्जीवों के साथ भी होती है। सजीवों के साथ जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सजीवों में अनुरक्षण की क्रिया होना, जीवों में प्रजनन की क्रिया होना, उत्सर्जन की क्रिया होना, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होना, शारीरिक क्रिया में परिवर्तन होना, प्रजनन की क्रिया होना, भोजन का पचना, ये सब जो कुछ भी आप दोस्तों देख पाते हैं सजीवों में, ये सब के सब दोस्तों ये जो घटना घटती है वो आपके प्राकृतिक में ही घटती है, वो आपके प्राकृतिक से बाहर नहीं घटती है। लेकिन इन सभी घटित होने वाली घटनाओं को हम दोस्तों बिल्कुल भी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को सब पहले ही बता चुका है कि इन सभी घटनाओं का जो अध्ययन है दोस्तों वो हमारे वैज्ञानिकों ने एक अलग ही शाखा में रख चुका है, जिसको हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। लेकिन जो सजीवों में घटित होने वाली जो घटना है दोस्तों, जो इस प्रकृति में घटित हो रही है, वो भी एक प्रकार का आपके प्राकृतिक में ही घटित होने वाली घटना है। लेकिन एक बात मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपसे कोई पूछे कि सजीवों के साथ जो घटित होने वाली घटना है क्या उसे भौतिक की बोल सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सजीवों के साथ घटित होने वाली जो कुछ भी घटना है हम इन्हें भौतिक बोल सकते हैं। हालांकि इसका शाखा, इसका ब्रांच अलग हो चुका है, लेकिन घटित तो प्राकृतिक में हो रहा है ना, शाखा तो है ना आपके विज्ञान का। इस प्रकार से दोस्तों सजीवों में घटित होने वाली जो कुछ भी घटना है उन सभी को हम दोस्तों भौतिक के नाम से बोल सकते हैं। और इसलिए सजीवों का भौतिक का एक और भी नाम है जिसको हम दोस्तों जीव भौतिकी, क्या बताएं, जीव भौतिकी के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं दोस्तों,
जीव भौतिकी के नाम से जानते हैं, यानी सजीव यानी जीव विज्ञान का जो एक प्रकार का नाम है, भौतिकी से जो उसका संबंध है वो आपके जीव भौतिकी से है। तो इस प्रकार से दोस्तों सजीव और निर्जीव ये दोनों ही आपके प्राकृतिक में घटित तो होंगे, लेकिन भौतिक विज्ञान के लिए आपका जो अध्ययन होगा निर्जीवों का वो केवल आपके भौतिक विज्ञान में होगा। लेकिन सजीवों में घटित होने वाली जो कुछ भी घटना है उनका जो अध्ययन होगा दोस्तों वो आपके जीव विज्ञान में होगा। और इनके साथ घटित होने वाली जो कुछ भी घटना है वो प्राकृतिक में ही हो रही है, इसलिए इन सजीवों को जीव भौतिकी के नाम से हम जान सकते हैं। आए बात समझ में दोस्तों? तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि जो निर्जीवों के साथ घटित होने घटना है हम उसी को भौतिक विज्ञान बोल सकते हैं। नहीं, निर्जीवों के साथ भी घटित होती है और सजीवों के साथ भी घटित होती है, लेकिन हमने भौतिक विज्ञान का जो संबंध है वो केवल हमने निर्जीवों के साथ ही जोड़ा है, सजीवों के साथ नहीं जोड़ा है, क्योंकि इसका एक अलग ब्रांच है जिसको हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों जानते हैं आगे थोड़ा सा कि इस विज्ञान के अंतर्गत सजीवों से संबंधित किसी प्रकार की घटनाओं का वर्णन एवं इसका उल्लेख विस्तार पूर्वक नहीं कराया जाता है। कैसे कराया जाएगा दोस्तों? क्योंकि इस विज्ञान के अंतर्गत हम केवल निर्जीव वस्तु का ही अध्ययन करते हैं, सजीव वस्तु का अध्ययन नहीं करते हैं। उसका अध्ययन विस्तार पूर्वक रूप से आपके जीव विज्ञान के अंतर्गत कराया जाता है। इसलिए हम दोस्तों भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान को बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, अर्थात सजीवों से संबंधित किसी भी वस्तु किसी पदार्थों को हम सम्मिलित नहीं करेंगे। अब दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा सा कि जो भौतिक विज्ञान का अर्थ है वो वास्तव में क्या होता है। तो दोस्तों जानते हैं भौतिक विज्ञान का अर्थ। दोस्तों भौतिक विज्ञान का अर्थ ज़्यादा तो कुछ नहीं है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है, फिर थोड़ा सा दोस्तों देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान का अर्थ, भौतिक विज्ञान का अर्थ इस प्रकृति में घटित होने वाली विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार की घटनाओं के वास्तविक अध्ययन एवं उसके प्रेक्षण से है। जी हाँ दोस्तों, इसको मैंने पहले बता चुका है कि इस प्रकृति में जो कुछ भी घटित होने वाली घटना है उसके ऊपर जब आप विचार करते हैं, अवलोकन करते हैं और उसकी खोज करना जब दोस्तों शुरू कर देते हैं और उसकी खोज से जो आपको जानकारियाँ प्राप्त होती है उसे दोस्तों हम भौतिक विज्ञान के रूप में जानते हैं और वही आपके भौतिक विज्ञान का अर्थ कहलाती है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं जब किसी जल को ईंधन के माध्यम से गर्म किया जाता है तो पानी धीरे धीरे वाष्पीकरण के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। पर यह वाष्प के रूप में परिवर्तित होना क्यों शुरू हो जाती है, इसके बारे में पता लगाना, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही दोस्तों आपके भौतिक विज्ञान के अर्थ के रूप में जानी जाती है। तो रहा बात दोस्तों भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता चुका है कि जो भौतिक विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके भौतिक विज्ञान का अर्थ और इससे संबंधित जो कुछ भी था दोस्तों मैंने आप लोगों को बताने का बिल्कुल अच्छी तरीके से कोशिश किया है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं भौतिक विज्ञान की शाखा के बारे में कि जो भौतिक विज्ञान की शाखा होती है वो कितनी प्रकार की होती है और कैसे भौतिक विज्ञान की शाखाओं का विभाजन हुआ है। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं भौतिक विज्ञान की शाखा के बारे में कि भौतिक विज्ञान कितनी शाखाएं होती है और किन किन शाखाओं का अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों भौतिक विज्ञान की शाखाओं को जानने से पहले सबसे पहले दोस्तों हमको ये जानना आवश्यक है कि जो भौतिक विज्ञान की शाखाओं का जो विभाजन है दोस्तों वो कैसे हुआ। अगर दोस्तों इसे समझ लेते हैं तो भौतिक विज्ञान की शाखाओं को बिल्कुल अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भौतिक विज्ञान का जो संबंध है दोस्तों वो हमारे इस प्रकृति अर्थात हमारे इस ब्रह्मांड में निर्जीव वस्तु द्वारा घटित होने वाले विभिन्न प्रकार की घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन और उसके ज्ञान से है। तो दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भौतिक विज्ञान के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से पता लगा लिया था कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम केवल निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक हमारे जो वैज्ञानिक थे वो ये बिल्कुल भी अच्छी तरीके से पता नहीं लगा पाए थे कि आखिर जो निर्जीव वस्तुएं हमारे प्रकृति में वो आए कहाँ से, इनका जो संबंध है दोस्तों हमारे प्रकृति के साथ कैसे है और इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे प्रकृति में कैसे हुई है। इन चीज़ से वो भी दोस्तों बिल्कुल अनजान थे अर्थात उससे अपरिचित थे, वो उनके बारे में बिल्कुल जान नहीं पाए थे। तो दोस्तों निर्जीव के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए फिर हमारे वैज्ञानिकों ने दोस्तों निर्जीव वस्तुओं पर शोध करना शुरू कर दिया था। उनके अंदर जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगी कि आखिर जो निर्जीव वस्तु है वो बनी किससे है, इनका जो संबंध है प्रकृति के साथ कैसे है, इसके बारे में दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने खोज करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से दोस्तों समय परिवर्तन के साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत, अपने अलग अलग बुद्धि के अनुसार अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए, जिसमें से अधिकांश वैज्ञानिकों के सिद्धांत दोस्तों फ्लॉप कर गए, यानी कि उनकी जो सिद्धांत है दोस्तों अवधारणा बदल गया था। निर्जीवों पर उनके जो अवधारणाएं थे, जो सिद्धांत थे वो फॉलो नहीं कर पाए थे। फिर भी वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास और अपने प्रयोग को छोड़ा नहीं। उन्होंने निर्जीव वस्तु को जानने के लिए, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए उन्होंने अपना प्रयास को जारी रखा। और इस प्रकार से दोस्तों कई वर्षों बाद हमारे वैज्ञानिकों के सफल प्रयास और उनके प्रयोग के फलस्वरूप आखिरकार दोस्तों वैज्ञानिकों ने पता लगा ही लिया कि हमारा जो ब्रह्मांड दोस्तों वो दो चीजों से मिलकर बना है। पहली तो वह है दोस्तों जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या
या उसमें कोई द्रव्यमान हो, और दूसरी वह है दोस्तों जिसे ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उसमें ना कोई द्रव्यमान हो, लेकिन हम उसका अनुभव जरूर कर सकते हैं, उसकी हम एहसास जरूर कर सकते हैं। तो जिसे दोस्तों हम देख सकते हैं उसका नाम दिया उन्होंने दृश्य, और जिसे दोस्तों हम नहीं देख सकते हैं उसका नाम दिया उन्होंने अदृश्य। और इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने यह बताया कि इस ब्रह्मांड की हर वो दृश्य वस्तुएं जो अपने अस्तित्व में है उसका नाम दिया दोस्तों उन्होंने द्रव्य, और इस संसार का हर वो वस्तुएं जो अपने अदृश्य रूप में है फिर भी अपने अस्तित्व में है उसका नाम दिया उन्होंने दोस्तों ऊर्जा। और इस प्रकार से दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड के बारे में बताया कि जो ब्रह्मांड है वो हमारे द्रव्य और ऊर्जा का एक समुच्चय है, अर्थात हमारे जो ब्रह्मांड का जो निर्माण है दोस्तों वो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर हुआ है। अर्थात जब उन्होंने निर्जीव के बारे में खोज करना शुरू किया तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों को दो नए और स्वरूपों के बारे में पता चल पाया। अगर दोस्तों निर्जीव के बारे में खोज नहीं करते हैं तो उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि हमारे ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं वो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बने हैं। और हमारे वैज्ञानिकों के सामने एक प्रश्न और आकर खड़ा हो गया दोस्तों कि आखिर ये जो द्रव्य जो ऊर्जा है ये वास्तव में बने कैसे हैं, आखिर ये हमारे प्रकृति में आए कैसे हैं, आखिर इनका जो ब्रह्मांड में अस्तित्व है वो कैसे है। ठीक है दोस्तों, अब लगे इनके ऊपर क्या करने, इनके ऊपर जानकारी हासिल करने लगे। अर्थात इनकी जो आकांक्षाएं थी दोस्तों वो शांत नहीं हो रही थी, इनकी जो जिज्ञासाएं थी दोस्तों वो बिल्कुल खत्म नहीं हो रही थी। अब निर्जीव को खोज करने के बाद उनको जब ये द्रव्य और ऊर्जा मिला, अब चले द्रव्य और ऊर्जा के बारे में खोज करने कि आखिर जो ये द्रव्य है वो क्या है, आखिर जो ये ऊर्जा है वो क्या है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने खोज और अपने प्रयोग को रोका नहीं, अब उन्होंने अपनी खोज द्रव्य और ऊर्जा के लिए जारी रखा। और इस प्रकार से दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने फिर से अपने प्रयोग और अपने सफल प्रयास से उन्होंने ये पता किया कि आखिर जो द्रव्य जो ऊर्जा ये वास्तव में है क्या। फिर बहुत समय बाद दोस्तों एक रसायन विज्ञान के जन्मदाता और टोल्ड लेवोजियर ने सन 1789 ईस्वी में द्रव्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल की और इसके बारे में उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इस सिद्धांत को जब दोस्तों उन्होंने दुनिया के सामने प्रकट किया तो इनका जो सिद्धांत है दोस्तों वास्तव में एक सिद्धांत के रूप में प्रतिस्थापित था। जी हाँ दोस्तों, सन 1789 ईस्वी में लेवोजियर द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था दोस्तों वो आपका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत था। उन्होंने बताया था दोस्तों कि हम ना द्रव्य उत्पन्न कर सकते हैं ना हम उसे नष्ट कर सकते हैं, बस उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। अर्थात हमारे जो वैज्ञानिक रसायन विज्ञान के जो जन्मदाता हमारे लेवोजियर थे उन्होंने ये बताया कि हम ना पदार्थ बना सकते हैं ना पदार्थ हम नष्ट कर सकते हैं, बस उसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। और ये सिद्धांत दिया किसके लिए दोस्तों, आपके द्रव्य के लिए। तो जैसे दोस्तों मान चलते हैं कि हमारे पास कार्बन है और हम इस कार्बन क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जलने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, जलने के लिए तो ऑक्साइड चाहिए, यानी कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को जला नहीं सकते। तो जब हम इस कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों कि कार्बन जो था अभिक्रिया के पहले यानी अभिक्रिया के पूर्व अपने सॉलिड फॉर्म में था यानी ठोस रूप में था, लेकिन जितने मॉलिक्यूल इसके अभिक्रिया के पहले हैं उतने ही मॉलिक्यूल इसके दोस्तों अभिक्रिया के बाद भी हैं, यानी गैस बनने के बाद भी हैं। जब आप देख रहे हैं कि कार्बन जो है आपका सॉलिड रूप में है और यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन जो है आपका वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, यानी वो जलने के बाद ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड के और रूप में बदल गया। लेकिन जितना आपके मॉलिक्यूल आपके अभिक्रिया के पहले थे उतना ही अभिक्रिया के बाद भी हैं, यानी कि इसके द्रव्यमान में कोई भी बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर आप इनके अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद अगर आप द्रव्यमान लेते हैं दोस्तों तो इसके द्रव्यमान में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से दोस्तों एक और हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि एक हम ले लेते हैं दोस्तों H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, और जब इस हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया हम क्लोरीन गैस से दोस्तों कराते हैं तो क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बदल जाता है दोस्तों आपके हाइड्रोजन क्लोराइड में, यानी कि लिक्विड का फॉर्म क्या करता है, लिक्विड का फॉर्म प्राप्त कर लेता है। तो ये बन जाता है दोस्तों H2 प्लस HCl2 दोनों मिलकर बनाता है 2HCl। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ जो हाइड्रोजन जो क्लोरीन था वो अभिक्रिया से पहले गैस रूप में था, लेकिन जब हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन से अभिक्रिया कराया तो अब आपके किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि अब द्रव फॉर्म में है। तो जितने हाइड्रोजन आपके अभिक्रिया के पहले थे उतने ही हाइड्रोजन अभिक्रिया के बाद भी हैं, जितने क्लोरीन के मॉलिक्यूल आपके अभिक्रिया के पहले थे उतने ही मॉलिक्यूल आपके अभिक्रिया के बाद भी हैं। और इसी चीज को लेवोजियर ने समझाया कि हम ना किसी पदार्थ को बना सकते हैं, अर्थात ना हम किसी द्रव्य को बना सकते हैं और ना उसे हम नष्ट कर सकते हैं, बस उसे हम फॉर्म
बस उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं। जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या किया है दोस्तों, इसका रूपांतरण किया है। इसी प्रकार से दोस्तों एक उदाहरण और हम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लेते हैं दोस्तों कि हमारे पास क्या है, NaCl है, यानी कि नमक है। जब हम दोस्तों नमक को जल में डाल देते हैं, ठीक है, नमक को हम किस में डाल देते हैं, जल में डाल देते हैं, तो नमक जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों, नमक जो है जल के साथ क्रिया करके बनाता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और प्लस में बनाता है दोस्तों आपका HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड। तो देख सकते हैं दोस्तों कि NaCl क्या था, एक ठोस फॉर्म में था, और यहाँ पर क्या बन गया आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार फॉर्म में हो गया, और यहाँ पर H2 क्या था, आपके जल फॉर्म में था, और यहाँ पर HCl क्या बन गया आपके लिक्विड फॉर्म, यानी ये भी लिक्विड फॉर्म में और ये भी आपके लिक्विड फॉर्म में। लेकिन दोनों का जो रूप है दोस्तों वो क्या हो चुका है, वो बदल चुका है। लेकिन अगर हम इन दोनों का मॉलिक्यूल ले लें, इसका मॉलिक्यूल ले लें, इसका मॉलिक्यूल ले लें, अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया के बाद, तो दोनों का दोस्तों समान ही आएंगे। इसी चीज को दोस्तों उन्होंने यह समझाया था, और इस प्रकार से दोस्तों हम वर्षों तक इस नियम को पढ़ते आ रहे हैं और इसको हम सत्यापित करते आ रहे हैं, और आज भी दोस्तों हम अपने रसायन विज्ञान में इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। और इस प्रकार से दोस्तों द्रव्य का एक नियम का प्रतिपादन हुआ जिसको हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के नाम से जानते हैं। और उसी प्रकार से दोस्तों कई वर्षों बाद पुनः से एक नए वैज्ञानिक सन 1841 ईस्वी में जूलियस वॉर्ड मेयर ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया ऊर्जा का। जी हाँ दोस्तों, उनका जो सिद्धांत था वो भी आपके द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के जैसा ही था। उन्होंने यह बताया था कि ऊर्जा ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना हम नष्ट कर सकते हैं, बस उसके हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिद्धांत किसने दिया, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। तो उन्होंने बताया कि ऊर्जा ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, अर्थात उसे हम बदल सकते हैं। तो इसके तो दोस्तों आपके बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं दोस्तों कि आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यानी विद्युत ऊर्जा है। जब आप दोस्तों इस विद्युत ऊर्जा से जब आप कोई पंखा उंखा चलाते हैं, तो जो पंखा चलती है दोस्तों वो कैसी गति करती है, कोई ना कोई मोशन करती है, तो वो दोस्तों चेंज हो जाती है आपके मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, यानी आपकी गतिज ऊर्जा में वो चेंज हो जाती है। किस में चेंज होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा में। फिर दोस्तों जब हम इसी इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी इसी विद्युत ऊर्जा से दोस्तों अगर हम कोई बल्ब जलाते हैं या कोई लाइट जलाते हैं, तो किस फॉर्म में वो चेंज होता है, वो आपके लाइट एनर्जी में चेंज होता है। यानी कि जो ऊर्जा है वो अपना रूपांतरण कर रहा है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर रहा है, रूपांतरण कर रहा है। और उसी प्रकार से हम देखें कि आजकल के जितने भी दोस्तों जो मॉडल जमाने जितने भी हाउस बन रहे हैं उनके सामने जो भी बेल लग रहे हैं वो दोस्तों कैसे बेल होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल होते हैं। और जो इलेक्ट्रिक बेल बजते कैसे हैं, आपके इलेक्ट्रिक एनर्जी से, यानी जब हमें उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है तभी वो क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। तो जब उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से जब वो ध्वनि उत्पन्न होता है तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका कन्वर्ट हो जाता है आपके साउंड एनर्जी में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं कि हम एनर्जी को ना बना सकते हैं ना उसको हम नष्ट कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, हीट एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। वाटर हीट का एक जो हैंडल आता है दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि उसका जो यूज होता है किसके लिए किया जाता है, पानी गर्म करने के लिए। जब उसको आप दोस्तों किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगाते हैं और उससे पानी गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रिक बोर्ड क्या था, वो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी था यानी विद्युत ऊर्जा था। और जब आप दोस्तों उस विद्युत ऊर्जा से पानी आप गर्म करते हैं तो पानी से क्या होती है दोस्तों, भाप निकलने लगती है। यानी इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको चेंज कर दिया किस ऊर्जा में, वो चेंज कर दिया आपके दोस्तों उसमें ऊर्जा में, जिसको हम हीट एनर्जी के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों जूलियस रॉबर्ट मेयर द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था वो क्या हुआ, परिपूर्ण रूप से सत्यापित और सिद्ध साबित हुआ, और इसे भी लोग बहुत सालों तक इसे पढ़ते आ गए। इस प्रकार से दोस्तों जूलियस रॉबर्ट मेयर द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है दोस्तों वो परिपूर्ण रूप से सत्यापित और सिद्ध साबित हुआ। और इस सिद्धांत को दोस्तों हम उस समय से लेकर आज तक भी पढ़ते चले आ रहे जो परिपूर्ण रूप से सत्य थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके जो द्रव और जो ऊर्जा थे उसके दो नए सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब ये कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ जब एनर्जी का प्रतिपादन हुआ तो इसका जो प्रतिपादन हुआ दोस्तों वो हुआ आपके चिरस्थमत भौतिकी में। जी हाँ दोस्तों, आपके भौतिक विज्ञान की सबसे पहले जो शाखाएं का विभाजन हुआ वो शाखा था दोस्तों आपके भौतिकी की, और उस भौतिकी की जो शुरुआत है दोस्तों वो होती है आपके चिरस्थमत भौतिकी से। और चिरस्थमत भौतिकी के जो जनक है दोस्तों वो तो आप सभी को पता है कि चिरस्थमत भौतिकी जो जनक है दोस्तों वो आपके न्यूटन है, अर्थात सर आइजैक न्यूटन है, और उन्हीं की भौतिकी से आपके द्रव और ऊर्जा का प्रतिपादन होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनका जो विभाजन है वो कैसे हुआ है। तो इसे दोस्तों मिटा देते हैं और तुरंत देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपका बाटा भौतिकी में,
किसमें? भौतिकी में। इसको दोस्तों अंग्रेजी में फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और इसी से दोस्तों आपका निगमन हुआ है किस शाखा का? आपके चिरसम्मत भौतिकी का, जो बहुत ही पुरानी शाखा है, चिरसम्मत भौतिकी। इसको दोस्तों हम अंग्रेजी में क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। क्लासिकल फिजिक्स के नाम से हम जानते हैं। तो जो दोस्तों आपके द्रव जो ऊर्जा का जो नियम का जो प्रतिपादन था दोस्तों, वो आपके इसी क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत आता था। अर्थात यानी जो आपके द्रव ऊर्जा का जो सिद्धांत मिला वो आपके इसी चिरसम्मत भौतिकी में मिला। अर्थात चिरसम्मत भौतिकी में जो द्रव और ऊर्जा का जो सिद्धांत था वो दोनों अलग अलग था, इन दोनों अलग अलग अवधारणाएं थी। ठीक है, यानी इसमें दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि द्रव्य का ऊर्जा से कोई संबंध नहीं था और ना ही ऊर्जा का कोई द्रव्य से संबंध था। अर्थात ये दोनों जो लॉ थे आपके दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों अपने अपने नियम के लिए क्या थे? सत्यापित थे आपके चिरसम्मत भौतिकी के लिए। इसी दोस्तों द्रव्य और ऊर्जा इन दोनों को चिरसम्मत भौतिकी में रखा गया है, जिसका संबंध बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं है। अर्थात इनका जो संबंध है दोस्तों वो अलग अलग है। एक में आपका आ गया दोस्तों द्रव्य और एक में आ गया आपका ऊर्जा। ठीक है, इसको दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं मैटर और इसको बोलते हैं एनर्जी। यानी इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन नहीं था। फिर उसी प्रकार से दोस्तों निरंतर समय बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया। हमारे जो वैज्ञानिक थे दोस्तों, उन्होंने अपने नए नए प्रयोगों के आधार पर, नए नए गुणों के आधार पर बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार कर लिया। और उन्हीं उपकरणों में से एक उपकरण था दोस्तों आपका परमाणु बम। तो क्या होता है दोस्तों कि जब परमाणु बम फटता है तो उससे बहुत सारी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, उससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो उसी पर यह सवाल किया गया कि जब हम द्रव्यमान को ना उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसको नष्ट कर सकते हैं, ना हम एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम उसे नष्ट कर सकते हैं, तो जब ये परमाणु बम फटता है तो इससे इतनी सारी जो ऊर्जा है वो कहाँ से निकलती है? इतनी सारी ऊर्जाओं का जो निगमन होता है वो कहाँ से होता है? तो इसका जवाब दिया दोस्तों आपके आधुनिक भौतिकी के जनक महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जी हाँ दोस्तों, जिसे आधुनिक भौतिकी का पितामह कहा जाता है, जनक कहा जाता है, उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। आधुनिक जगत के जो पितामह थे, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उनका मानना ये था दोस्तों कि जो ये द्रव और ये जो ऊर्जा है ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है। यानी दोनों एक दूसरे के अंतर संबंधों में है, अंतर रिलेशनों में है, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक संबंध है। और इस संबंध को बताने के लिए उन्होंने ये बताया हम द्रव्यमान को क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, हम एनर्जी को भी क्रिएट कर सकते हैं और इसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, उनका ये कहना था कि हम द्रव्यमान को निर्मित भी कर सकते हैं, उसको हम नष्ट भी कर सकते हैं, हम एनर्जी को निर्मित भी कर सकते हैं और उसे हम नष्ट भी कर सकते हैं। जबकि हमारे जो दोनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने जो नियम सत्यापित किए थे द्रव्यमान संरचना और ऊर्जा संरचना का, उन्होंने यह बताया था कि ना हम द्रव्यमान उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम नष्ट कर सकते हैं, ना हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, ना ऊर्जा हम नष्ट कर सकते हैं। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का मानना था कि हम मास को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, हम एनर्जी को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो इस बात पर क्या हुआ दोस्तों कि बहुत हल्ला मच गया था। उस समय भौतिक दुनिया में सब जगह क्या हो चुका है दोस्तों? हल्ला वल्ला मच गया। इसलिए मच गया दोस्तों कि जो लॉ हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं, सालों से उसको प्रूव करते आ रहे हैं, सालों से उसको हम सत्यापित करते आ रहे हैं, उस लॉ को अल्बर्ट आइंस्टीन कैसे रॉन्ग बोल सकते हैं, कैसे उसे गलत बोल सकते हैं? इसे बताने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा कि मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं भगवान हूँ या मैं किसी चीज़ को बनाना जानता हूँ। उन्होंने ये बताया कि इस प्राकृतिक, ये जो प्रकृति को किससे मिलकर बनी है, ये जो प्रकृति के दोस्तों, उन्होंने बताया कि जो प्रकृति को किससे मिलकर बनी है, ये जो प्रकृति के आपके वो द्रव और ऊर्जा इन दोनों से मिलकर बनी है। अर्थात हमारे प्रकृति, हमारे जो नेचर है, ये द्रव और ऊर्जा इन दोनों के एक समुच्चय रूप से ही मिलकर बनी है। इसी चीज को उन्होंने दोस्तों समझाया। उनका मानना ये था दोस्तों कि मान के चलते हैं कि हमारे इस प्रकृति में, हमारे इस नेचर में, हमारे इस पूरे यूनिवर्स में टोटल मास जो है वो कितने हैं? 100 है। 100 यूनिट क्या है दोस्तों? मास है। ठीक है, और प्लस और मान के चलते हैं दोस्तों कि हमारे इस ब्रह्मांड में 100 यूनिट क्या है? आपके एनर्जी है। कितनी यूनिट है? 100 यूनिट एनर्जी है। यानी इसको दोस्तों हम बोलते हैं मास। उन्होंने बताया
100 यूनिट पूरे यूनिवर्स के लिए, और इसको उन्होंने बताया एनर्जी के लिए। तो टोटल कितना हुआ दोस्तों? तो टोटल हुआ आपका 200 यूनिट। यानी ये आपके पूरे प्रकृति में क्या है? विद्यमान है। यानी जो आपके मास और ये जो एनर्जी, ये जो दोनों है वो दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं? आपके 200 यूनिट बना रहे हैं। तो उनका कहना यह था दोस्तों कि अगर हम 100 यूनिट मास में से अगर हम 1 यूनिट मास डिस्ट्रॉय कर दें तो हमारे पास कितने मास बच जाएंगे? तो दोस्तों आपका क्या जवाब होगा कि अगर 100 यूनिट मास में से अगर 1 यूनिट मास अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें तो हमारे पास मास कितने हो जाएंगे दोस्तों? वो हो जाएंगे हमारे पास 99 यूनिट। तो 1 यूनिट जो मास है वो कहाँ गया? तो वो दोस्तों जो 1 यूनिट मास है वो चेंज हो गया आपके एनर्जी में। यानी एनर्जी अब पहले कितनी थी? 100, अब कितनी हो चुकी है? 101। लेकिन टोटल कितना है? 101 और 99, टोटल कितना है? 200। ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों उन्होंने फिर बताया 99 यूनिट मास में से 1 यूनिट मास और हम डिस्ट्रॉय करते रहे, यानी उसको नष्ट कर दे रहे हैं। ठीक है। तो उसको जब हम नष्ट करते हैं तो हमारे पास कितने मास बच जाएंगे दोस्तों? हमारे पास मास बच जाएंगे 98 यूनिट, यानी पूरे यूनिवर्स में। तो जो 1 यूनिट मास है वो कहाँ गया? तो वो दोस्तों चेंज हो गया पुनः से आपके अगेन से आपके किस फॉर्म में? आपके एनर्जी के फॉर्म में। तो पहले एनर्जी कितनी दोस्तों? 101, अब कितनी हो चुकी है? 102। 102 क्या हो चुकी है? आपकी एनर्जी हो चुकी है। लेकिन ये मास और ये एनर्जी इन दोनों का टोटल कितना है? वो आपका है 200 यूनिट। तो इसी चीज को दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाया कि हम इस प्रकृति में हम मास को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, एनर्जी को क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन इनका जो टोटल है उसको हम कभी भी बदल नहीं सकते। इनका जो टोटल है वो सेम ही रहेगा, वो समान ही रहेगा। और इस बात को जब दोस्तों उन्होंने बताया तो पूरी की पूरी भौतिक की दुनिया में भगदड़ मची है कि जो हम लॉ सालों से पढ़ते आ रहे थे, उसको प्रूव करते आ रहे थे, आखिरकार ये गलत कैसे हो सकता है। और इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो आधुनिक जगत के जो हमारे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने द्रव और ऊर्जा जो अलग अलग मान्यता थी चिरस्थमक भौतिकी के लिए, तो उन्होंने इस प्रकार की समस्या को सुलझा कर उन्होंने द्रव और ऊर्जा के बीच के मध्य इंटर रिलेशन को दर्शाया, अर्थात इनके बीच में के संबंधों को बताया कि इस प्राकृतिक में, इस पूरे ब्रह्मांड में द्रव और ऊर्जा ये दोनों अलग अलग संरक्षित नहीं रहते हैं, अलग अलग कंजर्व नहीं रहते हैं, बल्कि इनका जो कंजर्व है वो दोनों के मिलने से होता है। अर्थात हमारे नेचर ने जितना मास और जितना एनर्जी का टोटल दिया है वो सेम रहेगा, बस हम क्या करते हैं कि इसके टोटल में जो एनर्जी जो मास है उसको हम केवल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इसका टोटल है उसको हम कभी भी बदल नहीं सकते हैं। और इस चीज़ को दोस्तों उन्होंने यह बताया। और इस प्रकार से दोस्तों आपके भौतिकी की चिरस्थमक भौतिकी से एक नई शाखा का निर्माण होता है जिसका नाम है दोस्तों आधुनिक भौतिकी। जी हाँ दोस्तों, आपके आधुनिक भौतिकी में ही अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव और ऊर्जा के बीच के अंदर संबंधों को बताया और उसके मध्य में क्या किया दोस्तों? उन्होंने रिलेशन को सत्यापित किया कि द्रव्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को हम द्रव्य में बदल सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रहना दोस्तों कि जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो गलत है। नहीं, वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि उनका जो नियम है दोस्तों वो किसके लिए सत्य था? वो केवल एक बंद सिस्टम के लिए सत्य था, एक बंद पद्धति के लिए सत्य था। यानी जब तक वो जो आपका मास है, जो द्रव्यमान है, जब तक वो अपने द्रव फॉर्म में रहेगा तब तक हम उसको अगर हम ठोस से द्रव में चेंज कर दें या द्रव से गैस में चेंज कर दें, यानी जब तक वो अपने पदार्थ की मूल अवस्थाओं में रहेगी तब तक उसके द्रव्यमान क्या होंगे? सेम ही होंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इसको फैलाते जाएंगे तो दोस्तों किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे? आपके एनर्जी में, यानी अपना मटेरियल का जो फॉर्म है दोस्तों वो छोड़ देगा, अपना जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है उससे वो दूर हो जाएगा। तो जब तक कोई भी द्रव अपने मटेरियल फॉर्म में रहता है तो उसका जो द्रव्यमान है दोस्तों वो जितना पहले है उतना अभी भी रहेगा। कोई भी एनर्जी जब तक मटेरियल फॉर्म में नहीं चेंज हो जाती तब तक जितना एनर्जी उसके पहले रहती थी उतना एनर्जी अभी भी रहती है। लेकिन जब हम इसी एनर्जी को दोस्तों हम मास में चेंज कर दें या इसी मास को हम एनर्जी में चेंज कर दें तब भले इसका मान क्या हो दोस्तों वो बदल सकता है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार विपरीत है ना, इनको फॉलो नहीं करता है। लेकिन अगर बात करें एक बंद सिस्टम के बारे में तो बंद सिस्टम दोस्तों आपके जो द्रव और ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो परिपूर्ण से क्या है? सत्यापित है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे दोस्तों मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है? बर्फ है। ठीक है, तो बर्फ क्या होता है? एक प्रकार का सॉलिड फॉर्म होता है। तो सॉलिड का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, यानी एक अपने किस फॉर्म में दोस्तों? ये मटेरियल फॉर्म में है। ठीक, जब इसी बर्फ को हम कोई टेम्परेचर देते हैं, कुछ ताप देते हैं, तो ये जो बर्फ है दोस्तों इस किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? टेम्परेचर को देने के बाद ये जो बर्फ है आपका वो चेंज हो जाता है आपके
द्रव में, किस में चेंज होता है, द्रव यानी H2O में, ठीक है। यानी अब इसकी मटेरियल प्रॉपर्टी क्या हो चुकी, बदल चुकी, यानी बर्फ से अब किस में चेंज हो गया, आपके द्रव में। फिर दोस्तों हम इसमें टेम्परेचर और बढ़ाते जाते हैं, तो और इसका टेम्परेचर दोस्तों हम बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने के साथ जो द्रव है दोस्तों वो आपके किस मटेरियल किस प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा, आपके गैस फॉर्म में, जो कि आपके पदार्थ की तीसरी मूल अवस्था है पदार्थ ही, लेकिन किस फॉर्म में चेंज हो गया, आपके गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में दोस्तों, गैस फॉर्म। यानी ये दोस्तों बन गया आपके H2 प्लस O2 में। यहाँ दोस्तों हम लगा सकते हैं 2H2, यहाँ पर 2H2, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों को अब किस फॉर्म में हो गया, आपके गैस फॉर्म में हो गया। लेकिन अब आप इसको फैलाते जाइए फैलाते जाइए फैलाते जाइए फैलाते जाइए, और फैलाते 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 जब ये अपने मटेरियल प्रॉपर्टी को छोड़ देगा तो उस समय दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा आपके एनर्जी में, ठीक है। यानी इसके जो मॉलिक्यूल है दोस्तों, इस पर बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी जितने हाइड्रोजन आपके द्रव में थे उतने हाइड्रोजन आपके गैस में भी है, जितने ऑक्सीजन आपके द्रव में थे उतनी ऑक्सीजन आपके गैस फॉर्म में भी है, बस हमने केवल इसके फॉर्म को चेंज किया है। लेकिन जब इसके बंद सिस्टम से हम बाहर निकल जाए, कहने का मतलब जब ये अपने मटेरियल प्रॉपर्टी को छोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब इनका जो सिद्धांत है दोस्तों वो अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत को बिल्कुल भी फॉलो करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके जो द्रव संरचना का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं इसके शाखा के बारे में कि एक शाखा कौन सी आपकी निगमन हुई है, ठीक है। तो इस दोस्तों में क्या देते हैं, तो आप तो समझ गए होंगे कि कैसे है आपकी जो बर्फ है वो आपके गैस फॉर्म में चेंज हो गए, और गैस फॉर्म को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बर्फ में। यानी फिर हम इसको ठंडा करते जाएंगे, तो ठंडा करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, द्रव फॉर्म में, फिर ठंडा करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, आपके बर्फ फॉर्म में, ठीक है। यानी अपने मटेरियल पहले भी था और मटेरियल अभी भी है, यानी एनर्जी के फॉर्म में वो चेंज नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर उनका एक और शाखा निकला जिसका नाम क्या है, आधुनिक भौतिकी, जिसको हम दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या था दोस्तों, इसमें जो द्रव और जो ऊर्जा थी, द्रव और यहाँ क्या है दोस्तों, ऊर्जा, इन दोनों के बीच क्या था दोस्तों, इंटर रिलेशन, यानी इन दोनों के बीच में क्या था दोस्तों, संबंध था। यानी द्रव को हम ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं और ऊर्जा को हम द्रव में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसे बताने के लिए दोस्तों उन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन किया जिसे हम द्रव तुल्यता समीकरण के नाम से भी जानते हैं। अर्थात उन्होंने अपने पास एक सूत्र का निगमन किया, एक सूत्र को प्रतिपादित किया जिसको दोस्तों हम E=mc² के नाम से जानते हैं। और यही सूत्र आपका दोस्तों द्रव और ऊर्जा के तुल्यता को प्रतिस्थापित करते हैं। कौन दोस्तों, E=mc², जो कि आपके अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया सबसे फेमस और प्रसिद्ध सूत्र है। जहां पर दोस्तों आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो एनर्जी यानी ई जो है दोस्तों वो है आपकी ऊर्जा, क्या है दोस्तों, ऊर्जा। और यहाँ पर जो दोस्तों आपकी एम है वो है आपका द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका सी है दोस्तों वो है आपका प्रकाशीय वेग, क्या है, प्रकाशीय वेग है। जब उन्होंने दोस्तों E=mc² का प्रतिपादन किया था, इनके ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सवाल किया कि जो E=mc² जो फॉर्मूला है आपका वो कैसे आप कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जब हम किसी द्रव को विस्फोट करते हैं, यानी कोई भी ऐसा द्रव दोस्तों जिसमें ऊर्जा रिलीज होती है, तो ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा जो होता है दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। जैसे कि एक माचिस की जो तिल्ली है और उसको भी आप जलाते हैं तो उससे क्या होता है, उस माचिस की तिल्ली से बहुत सारी एनर्जी निकलती है, यानी एनर्जी की जो मात्रा है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण उन्होंने एनर्जी के बराबर ही आपके मास यानी द्रव्यमान और प्रकाशीय वेग को इक्वल किया, जिसको हम इस सूत्र को द्रव तुल्यता समीकरण के नाम से जानते हैं। और इस समीकरण के कारण ही दोस्तों आपके द्रव और ऊर्जा के बीच का जो इंटर रिलेशन है दोस्तों वो सामने आ पाए।
इस प्रकार से आपकी भौतिकी दुनिया में एक नई भौतिकी का आविष्कार हुआ कि जितने भी चीज़ जो बने दोस्तों सब आपके प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं बस इस प्रकृति की खोज करते हैं, इस प्रकृति के बारे में जानते हैं और जानकर इसके अध्ययन करते हैं, इसके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। लेकिन जो चीज़ है दोस्तों हमारे प्रकृति ने बहुत ही पहले से ही बना रखा है और इस चीज़ को हमारे वैज्ञानिक हमारे सामने लाकर प्रकट करते हैं। आए बात समझ दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके दो प्रकार की शाखाएं कौन कौन सी आई, चेस्टनट भौतिकी जिसमें द्रव ऊर्जा दोनों अलग अलग अवधारणाएं थी, और आधुनिक भौतिकी जिसमें द्रव ऊर्जा दोनों के बीच क्या था दोस्तों, इंटर रिलेशन था। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भौतिकी की जो आधुनिक भौतिकी जो शाखा है दोस्तों वो इसलिए बना क्योंकि जो आधुनिक भौतिकी के जितने भी आपके इसके अंतर्गत आपके शाखाएं आते हैं वो सारे के सारे शाखाएं दोस्तों आपके समत भौतिकी से बिल्कुल ही अलग है। अर्थात इसकी शाखाओं में जो भी आपके नियम का प्रतिपादन हुआ है, नियम का जो भी निगमन हुआ है वो सब के सब आपके दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिद्धांत था, जो सोच था, वो आपके समत भौतिकी था, न्यूटन की भौतिकी से बिल्कुल अलग था। तो आप लोग थोड़ा सा दोस्तों जान लीजिए वो कैसे अलग था। दोस्तों न्यूटन का यह मानना था कि अगर ब्रह्मांड में दो वस्तुएं एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो और इन दोनों में से कोई वस्तुएं ना हिले तो 1 साल बाद ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित होगी। लेकिन इस पर हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा दोस्तों कि भले ही दोनों वस्तुएं एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो और इन दोनों में से कोई वस्तु भले ही ना हिले, लेकिन इनके बीच का जो दिक्कत है, इनके बीच का जो स्पेस टाइम है दोस्तों वो फैलकर हो सकता है कि 1.25 किलोमीटर हो जाए या हो सकता है कि सिकुड़कर 0.25 किलोमीटर हो जाए। तो ये अपनी स्थिति और स्थान में परिवर्तन करे या ना करे, लेकिन हमारे अंतरिक्ष का जो स्पेस टाइम है वो अपने समय और स्थिति का स्थान परिवर्तन जरूर करता है। और इस प्रकार से दोस्तों जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिद्धांत था वो न्यूटन सिद्धांत से अलग होकर एक अलग सिद्धांत के प्रतिपादन कर दिया। इसी प्रकार दोस्तों न्यूटन का यह मानना था कि ब्रह्मांड में हर जगह जो समय की रफ्तार है, जो समय की चाल है वो हर जगह समान ही है, अर्थात समय में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इस पर न्यूटन ने यह कहा कि अगर आप कहीं एक जगह टिक कर बैठे हैं और आपका मित्र प्रकाश के आधी रफ्तार की गति से 10 साल का सफर तय करे तो उस मित्र के 10 साल के साथ साथ आपके भी 10 साल गुजर जाएंगे। तो फिर इस पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा दोस्तों कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, अर्थात ये एक मिथ्या है। जो समय की रफ्तार है दोस्तों ब्रह्मांड में हर जगह समान नहीं है, अर्थात स्पेस टाइम के साथ साथ समय भी क्या होता है, निरंतर बदलते रहता है। अर्थात कहने का मतलब कि आसपास के जो हमारे इर्द गिर्द का जो जगह होता है, जो स्थान होता है, उसके साथ साथ इसके स्थान, उसके साथ साथ समय भी क्या होता है दोस्तों बदलते रहता है, जिसको हम स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। उस पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा कि तेज रफ्तार से चल रही वस्तुओं का जो समय है दोस्तों वो धीमा हो जाता है। अर्थात जब कोई वस्तु तेज रफ्तार की गति से दूरी तय करती है तो उसके लिए जो समय होता है दोस्तों वो कम हो जाता है। न्यूटन की भौतिकी पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा दोस्तों कि अगर आप एक जगह टिक कर बैठे और आपका दोस्त प्रकाश की आधी चाल की रफ्तार से 10 साल का सफर तय करे तो उसके 10 साल तो बीतेंगे ही, लेकिन उसके 10 साल के साथ साथ आपके 11.5 साल भी बीत जाएंगे। ऐसा दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। और इस प्रकार से दोस्तों जो न्यूटन का सिद्धांत है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत से अलग हो जाता है। फिर न्यूटन अपने भौतिकी में यह बताया था दोस्तों कि ब्रह्मांड में हर एक वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है और इसी शक्ति को उन्होंने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। और उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी में जो द्रव्यमान है बहुत ज़्यादा है और उसी द्रव्यमान के कारण हम उसके करीब खींचे चले जाते हैं। लेकिन जो हमारे न्यूटन थे दोस्तों ये बिल्कुल भी बता नहीं पाए थे कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो काम कैसे करता है और क्यों काम करता है। तो इस पर हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कहा कि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह एक भ्रम है। वास्तव में बात ऐसा है कि हर एक वस्तु के अंदर द्रव्यमान होता है और अपने द्रव्यमान के कारण उसके आसपास का जो इर्द गिर्द की जो जगह है वो क्या होती है दोस्तों सिकुड़कर छोटी हो जाती है। आसपास के जो जगह है वो इस प्रकार से ऐसा मरोड़ उत्पन्न करती है कि हम उस मरोड़ के कारण ही उस वस्तु के करीब निकट चले जाते हैं। इसकी तुलना दोस्तों एक चादर से की जाती है। मान लेते हैं दोस्तों कि कोई एक चादर है, उस चादर का 2 कोना आप पकड़े हैं और 2 कोना हम पकड़े हैं या अपने किसी फ्रेंड से आप पकड़वा रखे हैं, ठीक है। और उस चादर को दोस्तों टाइट पकड़ना है। अगर आप उस चादर दोस्तों टाइट पकड़ते हैं और टाइट पकड़कर उस चादर के बीच में कोई भारी वजन वाले गोल गेंद को अगर रख देते हैं तो क्या होता है, उस गेंद को रख देने से चादर जो होता है दोस्तों बीच से झुक जाता है, यानी कि बैठ जाता है। बैठने के साथ साथ उस चादर के चारों तरफ का जो झुकाव है दोस्तों वो मरोड़ उत्पन्न करता है। अब दोस्तों इस चादर के चारों कोनों में से किसी भी एक कोने के ऊपर कोई हल्की वजन के गेंद को रख कर छोड़ दिया जाए तो ये
गेंद है दोस्तों कहाँ चली जाएगी, बड़ी गेंद के पास चली जाएगी। ये चीज़ मैं नहीं दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। और फिर उन्होंने यह कहा था कि अगर किसी आम आदमी या अनाड़ी आदमी से अगर ये पूछा जाए कि ये जो गेंद है वो बड़ी गेंद के पास क्यों चली गई, तो वो दोस्तों बोलेगा बड़ी गेंद ने छोटी गेंद को आकर्षित कर लिया, जो कि दोस्तों एक प्रकार का बहुत ही भ्रम है। वास्तव में ऐसा नहीं है। उस भारी वजन वाली गेंद ने अपने आसपास चारों तरफ एक इस प्रकार का मरोड़ उत्पन्न किया है कि जो हल्की वजन वाली जो गेंद है दोस्तों वो जाना चाहती थी चादर की तरफ, लेकिन उस मरोड़ के कारण ही वो चली जाती है बड़ी गेंद के पास, क्योंकि वहां पर उसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा रहता है और उसके चारों तरफ का जो झुकाव है दोस्तों वो कहीं से भी अगर गेंद जाती है तो उस बड़ी गेंद के पास ही वो छोटी हल्की वजन वाली जो गेंद है उसके पास चली जाती है। और इसी चीज को दोस्तों हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने समझाने का प्रयास किया। और इसी चीज को दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने पृथ्वी को भी बताया कि पृथ्वी जो है वो बहुत ही भारी है, इसमें बहुत ज्यादा द्रव्यमान है और पृथ्वी का द्रव्यमान होने के कारण इसके आसपास के स्पेस में इस प्रकार से स्पेस उत्पन्न होता है कि वो अपने चारों तरफ एक मरोड़ बना लेती है और इसी मरोड़ की तरफ हम लोग ढकेले चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि हमें पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। और इसी चीज को दोस्तों उन्होंने पृथ्वी पर प्रतिपादित किया कि उन्होंने कहा कि पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी जो है वो बहुत ही भारी वजन वाली एक ग्रह है और अपने वजन अपने द्रव्यमान के होने के कारण वो अपने आसपास चारों तरफ एक विशेष प्रकार के ऐसा मरोड़ उत्पन्न करती है कि हम अगर पृथ्वी की तरफ ना भी जाना चाहे फिर भी हम उसके स्पेस के उसके इर्द गिर्द काल की वजह से हम पृथ्वी की तरफ धकेले चले जाते हैं और इसीलिए पृथ्वी जो होती है दोस्तों वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस प्रकार से दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिद्धांत है दोस्तों वो हमारे न्यूटन के सिद्धांत से बिल्कुल अलग हो गया और इसीलिए हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे लोगों ने और भी बहुत सारे शास्त्रियों ने न्यूटन के भौतिकी से अलग एक नई प्रकार की भौतिकी का निर्माण कर लिया जिसको हम दोस्तों आधुनिक भौतिकी के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों आपके भौतिकी की दो प्रकार की शाखाएं निकली, जिसमें पहला आपका चिरस्मृत भौतिकी आता है और दूसरा आपका आधुनिक भौतिकी आता है। और रहा बात दोस्तों रसायन की, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भौतिकी के साथ ही साथ एक भाग और भी आपका भौतिक विज्ञान का, जिसको हम रसायन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रसायन के नाम से जानते हैं। इसको दोस्तों कहा जाता है केमिस्ट्री। जब दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने पदार्थ के बारे में खोज कर लिया था, द्रव्य के बारे में पता कर लिया था, तो अब वो द्रव्य के बारे में जानना चाहते थे कि ये जो द्रव्य है वो वास्तव में बने कैसे हैं, इनकी जो सृष्टि हुई है वो कैसी हुई है, इन द्रव्यों के गुणों के बारे में जानना चाहते थे, इनके बीच होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के बारे में जानना चाहते थे। और इसी के बारे में जानने के लिए दोस्तों उन्होंने एक प्रकार के और शाखा का निर्माण किया जिसको हम दोस्तों रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। और यही जो रसायन विज्ञान दोस्तों आपके भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसको हम रसायन के नाम से जानते हैं। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रसायन में क्या होता है, इसमें पदार्थों को गुणों, बनावट, रचना तथा उनके बीच होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन संबंधी ज्ञानों का अध्ययन करते हैं। तो ये था दोस्तों आपके रसायन, जिसमें हम केवल किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? पदार्थों की गुणों और उसके अंतर्गत होने वाली विभिन्न प्रकार की रचनाओं का अध्ययन करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं इनके जनक के बारे में। तो जैसे दोस्तों आपको बता देते हैं कि इनके जो जनक है दोस्तों, इनके जो जनक है वो है दोस्तों आपके सर आइजक न्यूटन, ठीक है। और आधुनिक भौतिकी के जो जनक है दोस्तों, आधुनिक भौतिकी के जो जनक है वो है आपके अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। यानी आधुनिक भौतिकी जो जनक है वो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन और चिरस्मृत भौतिकी जो है दोस्तों वो आपके सर आइजक न्यूटन। तो अब हम दोस्तों जरा देख लेते हैं कि आपके चिरस्मृत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती है। तो इतना तो आप लोग को दिखेगा नहीं, तो हम मिटा कर फिर से आप लोग को बताते हैं दोस्तों, तो आप उसको देख लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग भौतिक शाखा के बारे में बिल्कुल जान चुके हैं कि भौतिक विज्ञान शाखाओं का जो विभाजन है दोस्तों कैसे हुआ है, तो थोड़ा बहुत दोस्तों आप लोग बताते हैं कि जो भौतिक विज्ञान शाखाओं का जो विभाजन हुआ है दोस्तों उसके अंतर्गत हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि भौतिक विज्ञान का जो दोस्तों विभाजन है वो दो भागों में किया गया है, जिसमें पहला आपका है दोस्तों भौतिकी और दूसरा है आपका रसायन। भौतिकी ही दोस्तों आपकी भौतिक विज्ञान का सबसे मुख्य शाखा है, अर्थात हम जो कुछ भी करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं या भौतिकी के बारे में जानते हैं वो मुख्य रूप से आपकी कौन सी शाखा है दोस्तों? भौतिकी। और इसी भौतिकी के अंतर्गत अगर हम पदार्थों के गुणों या उसके
क्रिया हो या उसकी रचनाओं के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको दोस्तों किस शाखा में अध्ययन करते हैं, उसको हम अध्ययन करते हैं रसायन, जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि जो भौतिकी है आपका उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों आपकी जो भौतिकी है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, काल के अनुसार, समय के अनुसार और इस भौतिकी में होने वाले अनेक प्रकार के घटनाओं के अनुसार और दिए गए वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट और उनके प्रयोग और उनके सिद्धांत के अनुसार। तो आपके जो भौतिकी है दोस्तों इसमें 2 प्रकार के शाखाओं का विभाजन हुआ है, जिसमें पहला है दोस्तों आपका चिरसम्मत भौतिकी और दूसरा है आपका आधुनिक भौतिकी। इन दोनों के बारे में मैंने दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता चुका है कि जो चिरसम्मत भौतिकी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और जो आधुनिक भौतिकी है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, तो बताते हैं दोस्तों कि चिरसम्मत भौतिकी को हम एक नाम अस्थूल भौतिकी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अस्थूल भौतिकी मैंने आप लोगों को इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि अगर आप कोई भी अन्य किताब या कोई और भी मतलब बुक्स दोस्तों आप पढ़ते हैं और उस बुक्स में चिरसम्मत ना देकर और अस्थूल भौतिकी दे दिया तो आप बोलिएगा कि सर तो जो भौतिकी के विभाजन वो बताए थे चिरसम्मत और आधुनिक में, लेकिन यहाँ पर तो अस्थूल भौतिकी किया गया। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, चिरसम्मत भौतिकी को ही अस्थूल भौतिकी के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है तो ये भी दोस्तों जान लीजिए। अस्थूल का मतलब होता है दोस्तों बड़ा आकार वाले, बड़ा आकार मतलब जिसको हम देख सकते हैं, जो भी अभिक्रिया जो भी घटनाएं हो रहे हैं उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आंखों से किसको देख सकते हैं, जो आपके वस्तु बड़े आकार की होगी, दीर्घ आकार की होगी, उसी को दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत होने वाली जो कुछ भी आपके भौतिक घटनाएं तो दोस्तों घटती है वो सब के सब आपके बड़ी वस्तु के लिए ही घटती है, ताकि इसमें किसी भी छोटे आकार वाले वस्तुओं का अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे दोस्तों देख सकते हैं कि किसी वस्तु का ऊपर से नीचे करना, किसी वस्तु पर बल लगना, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, ये सब सारे के सारे दोस्तों आपके जो भौतिक घटनाएं जो होती है दोस्तों वो सब के सब आपके इसी अस्थूल भौतिकी की देन है। इसीलिए दोस्तों चिरसम्मत भौतिकी का एक अन्य नाम अस्थूल भौतिकी भी है। अब दोस्तों अगर हम बात करें आधुनिक भौतिकी की तो दोस्तों आपको पता है कि आधुनिक भौतिकी का जो दोस्तों जन्मदाता है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। और जो अल्बर्ट आइंस्टीन दोस्तों वो मुख्य रूप से फेमस है आपके क्वांटम के लिए। क्वांटम के लिए मतलब इन्होंने छोटे कणों के बारे में जाना, छोटे कणों के बारे में उन्होंने बताया। तो जिस फिजिक्स के अंदर दोस्तों हम बड़े आकार वाले वस्तु का अध्ययन न कर उसके पार्टिकल्स अर्थात छोटे छोटे कणों का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उनकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उस भौतिकी को दोस्तों हम सूक्ष्म भौतिकी के नाम से जानते हैं। आपको नाम से ही पता चलता होगा कि सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा, अर्थात इतना छोटा कि जिसको हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। होने वाली अभिक्रियाओं को अपनी आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तब ताप का एक्सपेरिमेंट हो गया, ऊर्जा का एक्सपेरिमेंट हो गया, प्रकाश के कणों का एक्सपेरिमेंट हो गया, ये जो कुछ भी आप दोस्तों घटनाएं देख रहे हैं वो सब के सब आपकी घटनाएं आधुनिक भौतिकी में ही होती है, जिसका प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। और इसलिए दोस्तों आधुनिक भौतिकी का एक अन्य नाम सूक्ष्म भौतिकी भी है। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूजन मत रहना कि सूक्ष्म भौतिकी और आधुनिक भौतिकी एक दूसरे से अलग है, नहीं। सूक्ष्म भौतिकी ही आधुनिक भौतिकी और आधुनिक भौतिकी ही सूक्ष्म भौतिकी है। ये आपके समय के अनुसार इसका नाम दिया है कि आज का 19वीं शताब्दी के बाद के जो फिजिक्स है उसको बोलते हैं आधुनिक भौतिकी। और उस भौतिकी में अगर हम छोटे छोटे कणों का अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उसकी घटनाओं के बारे में हम दोस्तों पढ़ते हैं, तो उसे ही बोलते हैं सूक्ष्म भौतिकी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके अस्थूल भौतिकी और सूक्ष्म भौतिकी के बारे में जान चुके हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि इन दोनों शाखाओं का जो काल है वो कितना कितना समय का है। तो दोस्तों बता दें कि चिरसम्मत भौतिकी का जो काल है दोस्तों वो आपके प्राचीन समय से लेकर 19वीं शताब्दी तक है। 19वीं शताब्दी कहने का मतलब दोस्तों कि आपके प्राचीन समय मतलब कि जिस समय हमारे भौतिकी की खोज नहीं हुई थी, हमारे वैज्ञानिकों ने भौतिकी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाए थे, उस समय दोस्तों मैं बात करूँ, ठीक है। तो हमारे प्राचीन काल से अर्थात हमारे पुराने समय से लेकर 1900 ईस्वी तक घटित होने वाली हमारे भौतिकी में जो कुछ भी घटनाएं दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है, जो कुछ भी सिद्धांत उन्होंने दिया है, जो कुछ भी उन्होंने खोज किया है, अगर हम उस भौतिकी का अध्ययन हम अपने पाठ्य पुस्तक या अपने फिजिक्स में पढ़ते हैं तो उस भौतिकी को ही दोस्तों हम चिरसम्मत भौतिकी के नाम से जानते हैं, जिसका काल दोस्तों प्राचीन समय से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक है। बस यहीं तक है दोस्तों। अगर हम 1900 ईसा पूर्व से अगर आगे की भौतिकी पढ़ते हैं 1945, 1930, 1929, 1918, 1950 की अगर कोई भी अगर हम भौतिकी पढ़ते हैं दोस्तों जिसमें दिया गया जो प्रतिपादन है तो सारे के सारे दोस्तों आपके भौतिकी आते हैं आधुनिक भौतिकी है। क्यों? क्योंकि 1900 ईस्वी के बाद से लेकर वर्तमान समय तक मतलब अभी तक जो कुछ भी घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन हमारे वैज्ञानिक कर रहे हैं और जो 1900 ईस्वी के बाद हो चुका है वो सारे के सारे दोस्तों भौतिकी आपके आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत ही आते हैं। तो समझ चुके कि इनका जो काल है दोस्तों कहाँ कहाँ तक है। तो इनका जो काल है दोस्तों वो प्राचीन समय से लेकर 1900 ईस्वी तक, और इसका जो काल है दोस्तों वो 1900 ईस्वी के बाद से लेकर वर्तमान समय तक।
ठीक है। तो अब दोस्तों आप लोग पता है, अब मैंने आप लोगों को बिल्कुल बताया था दोस्तों कि चिरसमत्भौतिकी में जो द्रव और ये जो ऊर्जा है दोस्तों, ये परस्पर दूसरे से अलग थे। अर्थात चिरसमत्भौतिकी में द्रव और ऊर्जा का जो अवधारणाएं थी वो अलग अलग थी, अर्थात इन दोनों में कोई भी रिलेशन या कोई भी संबंध दोस्तों नहीं था। लेकिन जब हमारा आधुनिक भौतिकी आया तो उस आधुनिक भौतिकी में हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बताया कि दोस्तों ना द्रव अलग है ना ऊर्जा अलग है, बल्कि ऊर्जा ही द्रव है और द्रव ही ऊर्जा है। अर्थात हमने कोई भी पदार्थ नया बना ही नहीं सकते, बस हम उसको चेंज कर सकते हैं, द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में। और इस प्रकार से दोस्तों द्रव और ऊर्जा इन दोनों ही आपकी प्रक्रियाओं में समन्वय हो जाता है, जिसके कारण ऊर्जा का संबंध द्रव से और द्रव का संबंध ऊर्जा में हो जाता है आपके आधुनिक भौतिकी में। लेकिन आपके चिरसमत्व भौतिकी में इसका बिल्कुल भी संबंध नहीं हो पाता है। और चिरसमत्व भौतिकी में दोस्तों आपके द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया गया था। और आधुनिक भौतिकी में दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत है और ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो दोनों को मिलाकर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों, द्रव्यमान तुल्यता समीकरण का सिद्धांत दिया था, जिसमें द्रव और ऊर्जा दोनों के क्या होते हैं दोस्तों, सिद्धांत शामिल हो जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इनके उपशाखाओं के बारे में कि चिरसमत्व भौतिकी के अंतर्गत हम कौन कौन से उपशाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चिरसमत्व भौतिकी का जो दोस्तों पहला शाखा है वो है आपका यांत्रिकी। ठीक है दोस्तों, यांत्रिकी जो है दोस्तों आपके चिरसमत्व भौतिकी का सबसे फेमस पार्ट है, सबसे फेमस उपशाखा है। इसी के अंतर्गत दोस्तों हम किसी वस्तु के गुणों तथा प्रकाश से निम्न चाल से गति करती हुई वस्तु के विभिन्न प्रकार की गतियों का अध्ययन करते हैं। इसी शाखा के अंतर्गत दोस्तों आपको दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, गति के नियम, गति के सिद्धांत, गति के समीकरण तथा न्यूटन द्वारा प्रतिपादित तीनों प्रकार की गति के नियमों का प्रतिपादन दोस्तों आपको इसी शाखा में पढ़ने को मिलेगा। इसी शाखा में दोस्तों आपके कार्य, ऊर्जा, शक्ति सब का सब दोस्तों सिद्धांतों का जो प्रतिपादन है वो सब के सब दोस्तों आपके यांत्रिकी शाखा में ही मिलेंगे। आए बात समझ दोस्तों। और जो यांत्रिकी शाखा है दोस्तों इसको दोस्तों पढ़ना है आपके 11th क्लास में। अर्थात अगर आप 11th क्लास को फिजिक्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसमें आपका जो यांत्रिकी है दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से पकड़ा जाएगी। आए बात समझ में। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी शाखा। तो दूसरी शाखा है दोस्तों आपकी प्रकाश की। प्रकाश की यानी नाम से ही पता चल रहा होगा कि प्रकाश की का जो संबंध है दोस्तों वो है आपके प्रकाश से। अर्थात हम इस उपशाखा के अंदर दोस्तों प्रकाश से संबंधित विभिन्न प्रकार के होने वाली घटनाओं तथा उनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी शाखा के अंदर दोस्तों हम प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यक्तीकरण, जितने भी घटित होने वाली घटना है दोस्तों हम सब इसी प्रकाश के अंदर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रकाश का परिकिरण, इंद्रधनुष का बनना, विभिन्न स्थितियों में किसी वस्तु के प्रतिबिंबों का बनना, ये सब के सब दोस्तों घटनाएं जो होते हैं वो आपके प्रकाश की नहीं मिलते हैं। इस प्रकाश की शाखा के अंदर दोस्तों आपके दर्पण, लेंस और लेंसों के प्रकार, दर्पणों के प्रकार के बारे में अध्ययन कराया जाता है। तो इस टॉपिक को दोस्तों आपको पढ़ना है 12th क्लास में। अधिकांश की थोड़ा बहुत इसको आपको 10 क्लास के फिजिक्स की नॉलेज मिल जाती है फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स का, लेकिन इसको विस्तृत रूप से अगर दोस्तों पढ़ना होगा तो वो है आपका 12th क्लास। अगर आप 10 क्लास अगर आपका छूट भी गया है, अगर आप 12th क्लास की फिजिक्स में अगर प्रकाश की चैप्टर को अगर बड़ी बढ़िया से अगर आप पढ़ लेते हैं, उसको बढ़िया से आप उसको अध्ययन कर लेते हैं तो आपका 10 क्लास का जितना भी आपका दोस्तों प्रकाश का टॉपिक है वो सारे के सारे आपके पकड़ा जाएंगे। तो उसको दोस्तों किसमें आपको अध्ययन करना होगा, 12th में। ठीक है। तो इसका तीसरा जो शाखा है दोस्तों वो है आपका ध्वनि एवं तरंग गति। जैसे दोस्तों हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे थे, किसके माध्यम से हो पा रहे हैं, ध्वनि के माध्यम से हो रहा है। तो ये ध्वनि जो है दोस्तों ये कैसे उत्पन्न होती है, तो कंपन के क्या उत्पन्न होती है, तो कंपन के बारे में पढ़ना है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तो ध्वनि का संचलन कैसे होता है, इस सब के बारे में दोस्तों इसमें अध्ययन कराया जाता है। और तरंग गति, तरंग कैसे उत्पन्न होता है, तरंग कैसे आगे बढ़ता है, कितने प्रकार की तरंगें होती है, अनुप्रस्थ तरंग क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंगें क्या कहलाती है, इनके बीच क्या क्या संबंध होता है तथा इसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन तथा गुणों के बारे में दोस्तों अध्ययन कराता है आपके ध्वनि एवं तरंग गति में। और दोस्तों इसका भी जो अध्ययन है वो आपके 11th क्लास में ही करना है। 11th क्लास फिजिक्स में दोस्तों आपके ध्वनि एवं तरंग गति पढ़ने को मिलेंगे कि तरंग कैसे उत्पन्न होता है और इसकी निर्माण कैसे होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है। उसके बाद दोस्तों आता है आपका चिरसमत्व का चौथा शाखा जिसका नाम है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। नाम से ही दोस्तों पता चल रहा होगा कि ऊष्मा यानी हीट। इसी शाखा के अंदर दोस्तों आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि ऊष्मा की जो उत्पत्ति है दोस्तों कैसे होती है, ऊष्मा किसी वस्तु में कैसे समाहित होती है, ऊष्मा कितने प्रकार की होती है, ऊष्मा किसी वस्तु के अंदर कैसे समाहित होती है, ऊष्मा के कितने प्रकार होते हैं, ऊष्मा के कौन से नियम होते हैं, कौन से समीकरण होते हैं, ऊष्मा के संचरण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, इस सब का जो अध्ययन है वो आपको ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी में ही पढ़ना है, जिसको हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं, यांत्रिकी को मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं और प्रकाशिकी को ऑप्टिक्स और ध्वनि तरंग गति को इंग्लिश में सैम्पल एंड वेव मोशन के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों इसको भी पढ़ना है आपको 11th क्लास में, अर्थात इसका जो अध्ययन दोस्तों आपको 11th क्लास में ही पढ़ने को मिलेगा। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी का लास्ट आपका टॉपिक है चिरसमत्व का दोस्तों विद्युत चुंबकत्व। ठीक है।
तो दोस्तों आपका जो चुंबक होता है वो समान चुंबक होता है। तो समान चुंबक क्या करता है दोस्तों, हल्की वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है, वो आकर्षित करता है, ठीक है, यानी अपनी ओर खींचता है। लेकिन अगर आप उस वस्तु के सामने और कोई चुंबक के सामने दोस्तों अगर आप कोई बड़ी आकार वाली धात्विक चुंबक को रख देते हैं या कोई धात्विक लौह पदार्थ को रख देते हैं, तो जो चुंबक होता है दोस्तों वो खींचने में असमर्थ हो जाता है, यानी वो समान चुंबक होता है। लेकिन उसी चुंबक को हम कैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी चुंबक में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बदल सकते हैं, इसके बारे में जो अध्ययन कराया जाता है दोस्तों वो है आपका विद्युत चुंबकत्व में। विद्युत चुंबकत्व के अंदर दोस्तों आपको पढ़ना है परिणाम का क्या होता है, विद्युत चुंबकत्व क्या होता है, विद्युत चुंबक के प्रेरण क्या होता है, विद्युत चुंबक के फ्लक्स क्या होता है, चुंबक से होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन से गुण हैं इसके, सब के सब दोस्तों आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ने को मिलेंगे। अर्थात इस प्रकार से आपको दोस्तों चिर समझ भौतिकी में आने वाली इतने सारी उपशाखाएं हैं। अगर आप इन सारी उपशाखाओं को बढ़िया से अध्ययन कर लेते हैं तो जो आपका चिर समझ का जो भौतिकी है दोस्तों वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी और आपके पकड़ में भी आ जाएगी। तो इस तरह के सारे दोस्तों आपकी उपशाखाएं हैं चिर समझ भौतिकी की। अब वो दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं आधुनिक भौतिकी के उपशाखाओं के बारे में। और जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उन्होंने अपने शाखा में कौन कौन सी उपशाखाएं दी है जिसका अध्ययन हमें करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस शाखा में दोस्तों सबसे पहले आता है आपका परमाणु भौतिकी, ठीक है। नाम से दोस्तों पता चलता होगा कि परमाणु मतलब जिससे आपका पदार्थ बना है। तो जो पदार्थ बना है दोस्तों तो हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया था कि पदार्थ जो बना है दोस्तों परमाणु से मिलकर बना है। लेकिन ये परमाणु उत्पन्न कैसे हुए हैं, परमाणु कौन कौन से होते हैं, परमाणु के कितने भाग होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए दोस्तों, इसके गुणों के बारे में जानने के लिए, इसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन के बारे में जानने के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इस अनेक प्रकार के इनके संरचनाओं के बारे में जानने के लिए हम जिस भौतिकी का अध्ययन करते हैं दोस्तों वो भौतिकी आपका कहलाता है परमाणु भौतिकी, जो कि आपके आधुनिक भौतिकी का फर्स्ट क्या है, उपशाखा है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो दूसरा भौतिकी है वो है आपका क्वांटम भौतिकी। क्वांटम मतलब जो अविभाज्य हो, जिसे अब हम ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। तो जिस भौतिकी के अंतर्गत हम दोस्तों क्वांटम के बारे में, अर्थात क्वांटम मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे जो पार्टिकल्स कण होते हैं उसके बारे में जो उसके दोस्तों हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसके बारे में हम दोस्तों एक्सपेरिमेंट करते हैं, जानकारी करते हैं, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बारे में जो कुछ भी आपको सिखाया जाता है वो है दोस्तों आपका क्वांटम भौतिकी। अर्थात क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत हम दोस्तों छोटे छोटे कण, छोटे छोटे अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो इसी में दोस्तों आपको क्वांटमीकरण की एक इसी में दोस्तों आपको क्वांटमीकरण को भी पढ़ने को मिलेगा कि क्वांटम क्या है, अर्थात हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, हमारी पूरी सृष्टि है वो किस प्रकार से क्वांटम पर आधारित है। तो सब आपको इसी शाखा में पढ़ने को मिलेगा। अगला है दोस्तों नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी मतलब कि नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कैसे रहता है, नाभिक का संबंध कक्षाओं से कैसे है, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन क्यों घूमते रहते हैं, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, और इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारे जानकारियों को के बारे में अध्ययन आपको इसी शाखा के अंतर्गत करने को मिलती है, जिसको हम दोस्तों नाभिकीय भौतिकी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो दोस्तों चौथा जो शाखा है वो है आपका अपेक्षिकता का सिद्धांत। दोस्तों अपेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है दोस्तों ये आपके अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया सबसे फेमस सिद्धांत है दोस्तों। इसी के अंतर्गत दोस्तों हम प्रकाश के चाल से गति करती हुई किसी कणों का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करने के लिए, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा उन कणों में पाए जाने विभिन्न प्रकार की प्रकृति के बारे में जानने के लिए जो दोस्तों हम अध्ययन करते हैं वो अध्ययन दोस्तों आपको इसी उपशाखा में पढ़ने को मिलती है। इसी में दोस्तों आपका स्पेस टाइम के बारे में बताया गया है, रेस्ट और मोशन के बारे में दोस्तों संबंध के बताया गया, रिलेशन बताया गया, सब आपके अपेक्षिकता के सिद्धांत में। तो दोस्तों अपेक्षिकता का जो सिद्धांत है दोस्तों वो आपको 11 12 होता नहीं पढ़ना, वो सब आपको दोस्तों हाई क्लास में पढ़ना है। ग्रेजुएशन जब कीजिएगा ना तो उसमें आपको इस सबको सिद्धांत थोड़ा पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन आपके परमाणु भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, इन तीनों को दोस्तों आपको 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। 11th में तो नहीं, लेकिन 12th में आपको एटॉमिक फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ने को दोस्तों मिल सकते हैं। लास्ट है आपका विश्व विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। दोस्तों इस शाखा का अंतर्गत हम उन विषयों का अध्ययन करते हैं जो दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे अंतरिक्ष में, हमारे स्पेस में, हमारे पृथ्वी पर जो कृत्रिम उपग्रह भेजे हैं, कृत्रिम सैटेलाइट भेजे हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, हमारे अंतरिक्ष में खोजे गए नए नए उपकरण, नए नए ग्रहों के बारे में जानने के लिए एक विशेष प्रकार की दोस्तों शाखा बनाया जिसको दोस्तों विश्व विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में कॉस्मोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको उतना नहीं पढ़ना है, ये सब दोस्तों आपको आगे क्लास में क्या करना होगा वो पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी जो भौतिक विज्ञान में जो शाखाएं दोस्तों किस प्रकार से
आपके विस्तृत है। तो दोस्तों मुझे जितना बताना था मैंने पूरी तरह से बताने की कोशिश किया है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी कि भौतिक विज्ञान क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी कितनी शाखाएं होती हैं, इनके कौन कौन से ब्रांचेस होते हैं और उन शाखाओं का जो है हम किन किन उप शाखाओं का अध्ययन करते हैं, इनका अध्ययन हम क्यों करते हैं, ये सब दोस्तों जो भी है बताना मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप अपने मन में कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अगर आपके मन में प्रकाश को लेकर कोई कन्फ्यूजन होगा तो अगर आप बोलिएगा दोस्तों कि जब प्रकाश में कोई दरमानी नहीं होता, प्रकाश का दरमान जब शून्य होता है तो फिर के जो प्रकाश है हमारी पृथ्वी तक कैसे पहुँचती है, क्योंकि पृथ्वी के पास तो बहुत सारा दरमान है लेकिन प्रकाश के पास तो कोई दरमान ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो कैसे आ सकती है। क्योंकि आपकी चिरसमत भौतिकी के जनक आपके न्यूटन का मानना यह है, उनका सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी वस्तु किसी वस्तु को तभी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है जब उस वस्तु के पास भी अपना कोई द्रव्यमान हो, लेकिन आपके प्रकाश के पास तो कोई द्रव्यमान है ही नहीं। तो फिर तो ये सवाल ही नहीं उठता कि आखिर ये जो प्रकाश की किरण वो पृथ्वी तक आ सके, लेकिन वो यहाँ तक आती है तो कैसे आती है। अगर आपके अल्बर्ट आइंस्टीन सही है तो अल्बर्ट आइंस्टीन का यह मानना था कोई भी भारी भरकम वाली जो वस्तु होती है जिसमें द्रव्यमान होता है वो अपने द्रव्यमान के कारण अपने आसपास के इर्द गिर्द में मरोड़ उत्पन्न करती है, तो अपने आसपास की सतह को क्या करती है, झुका देती है, और उनके सतह झुकने के साथ ही कोई भी हल्की वजन वाली जो वस्तु होती है वो उनके निकट चले जाते हैं, उनके पास चली जाती है। और यही गुण हमारे पृथ्वी में भी होता है और हम पृथ्वी से सटे रहते हैं। लेकिन ये जो प्रकाश है आपका वो तो नहीं झुकती है, अर्थात वो प्रकाश जो है आपका वो एक सरल रेखी गमन पथ पर क्या करती है, एक सरल रेखी दिशा में क्या करती है, वो गति करती है, अर्थात उसके दिशा में कोई तो झुकाव नहीं आता है। तो फिर आपके अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सिद्धांत है तो वो तो फ्लॉप हो गया, क्योंकि जब आपके झुकाव के कारण, जब उसके स्पेस काल के कारण जब झुकाव उत्पन्न हो रहा है तो प्रकाश की किरणों का भी कोई ना कोई झुकाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होता। तो बता दें दोस्तों कि ऐसा संभव होता है हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन के अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार लगभग 55 साल बाद ये खोजे गए हैं हमारे खगोल वैज्ञानिकों द्वारा, और ये प्रतिपादित किए गए कि हमारे ब्रह्मांड में भी ऐसे पिंड हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले समान व्यवहार के चश्मों या सूक्ष्मदर्शी या अन्य प्रकार के उपकरण द्वारा जिस प्रकार से दोस्तों हम प्रकाश की किरणों को मोड़ देते हैं परिवर्तन विवर्तन या अपवर्तन के माध्यम से, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे वैज्ञानिकों ने यह बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में भी ऐसे ग्रह, ऐसे उपग्रह, ऐसे पिंड हैं जो प्रकाश के एक सरल रेखीय गमन पर गति करती हुई किरण को क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, अर्थात अपने पथ से क्या करते हैं दोस्तों, विचलित कर देते हैं, जिसके कारण जो प्रकाश की किरण है वो किसी और पिंड तक पहुंच पाती है। तो आपके सिद्धांत जो है दोस्तों वो न्यूटन के लिए तो सत्य नहीं है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए बिल्कुल और बिल्कुल सत्य है। तो कोई भी अपने माइंड में कन्फ्यूजन मत रखना दोस्तों, है बात समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका टोटल का टोटल भौतिकी आपका खत्म होता है दोस्तों। मुझे जितना बताना था मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, और इसी भौतिक ज्ञान की सहायता से आज हमारे वैज्ञानिक जो है दोस्तों, आज वो अपने वैज्ञानिक युग में चरमोत्सव पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों हमारे भौतिकी में बनाए गए जो कुछ भी उपकरण है, जो कुछ भी मशीन है दोस्तों, उसका जो उपयोग है दोस्तों वो सदैव और सदैव मानव जीवन के कल्याण के लिए करना चाहिए, ना कि मानव जीवन के विनाश के लिए। हम अपने भौतिकी में आने वाले जितने भी सामान है उन सबका दोस्तों उपयोग हम अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए करें, अपने मार्ग में आगे बढ़ने के लिए करें, और अपने जीवन को और अपने इस वैज्ञानिक जीवन को और डिजिटल बनाने के लिए करें। आए बस समझ में दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों भौतिकी जो होता है वो खत्म हो। तो एक बात और बताता हूँ दोस्तों कि आप लोग भौतिक विज्ञान की परिभाषा देने में कहीं कहीं गलती कर देते हैं कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा कौन सी कहाँ पर देना चाहिए, या दोस्तों आप लोग भौतिक विज्ञान की परिभाषा को समझने में आप लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि कौन सी भौतिक विज्ञान की परिभाषा सबसे सही और सार्थक परिभाषा है। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूँ कि कौन सी भौतिक विज्ञान की परिभाषा आपको सार्थक है। तो दोस्तों यहाँ प्रमुख रूप से दो परिभाषा यहाँ पर दी गई है, और आप लोग इन दोनों परिभाषाओं से परिचित होंगे, अर्थात इन दोनों परिभाषाओं के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे। लेकिन दोस्तों इन परिभाषाओं का यूज कहाँ करना है ये दोस्तों आप जान जाइएगा तो बहुत ही बेहतर होगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए यह जरूरी समझाऊँ दोस्तों। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की जो परिभाषा है उसको मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो भौतिक विज्ञान की परिभाषा दोस्तों वो क्या है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है वो टोटल आपकी पूरी प्रकृति के लिए है, पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड के लिए है। और इस प्रकृति में दोस्तों आपका सजीव हो, निर्जीव हो या रसायन हो ही क्यों ना हो, इस प्रकृति में जो कुछ भी दोस्तों घटे उसके लिए दोस्तों हम इस परिभाषा का यूज करते हैं, केवल सजीवों को छोड़कर। सजीव भी इसमें आ जाएगा, लेकिन सजीवों के लिए दोस्तों एक प्रकार की शाखा बन गई थी जो आपके जीव विज्ञान के लिए थी, लेकिन उसको छोड़कर, सजीवों को छोड़कर आप इस प्रकृति में जो कुछ भी घटित होने वाली घटनाओं को दोस्तों आप देख पाते हैं या महसूस कर पाते हैं, वो सारे के सारे घटनाओं का जो अध्ययन है दोस्तों हम भौतिक विज्ञान में करते हैं। तो जब भौतिक विज्ञान में करते हैं तो भौतिक विज्ञान जो परिभाषा दोस्तों वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जो इस प्रकृति
जिसमें हम रह रहे हैं तथा इस प्राकृतिक में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण विस्तार पूर्वक करती है। तो दोस्तों इस प्राकृतिक के लिए क्या है, ये मान्य है, आपकी इस भौतिक विज्ञान के लिए परिभाषा मान्य है। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट्स, अधिकांश छात्र क्या कहते हैं कि इस भौतिक विज्ञान को ही ये परिभाषा देते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप तथा द्रव्य से उनकी अनन्य क्रियाओं का या अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये आपके भौतिक विज्ञान के लिए परिभाषा नहीं है, ये जो परिभाषा है दोस्तों वो आपके भौतिकी के लिए है। ये भौतिकी जो उप शाखा है दोस्तों आपके भौतिक विज्ञान की एक शाखा है और इसी शाखा के अंतर्गत दोस्तों आपके भौतिकी की उत्पत्ति हुई है और भौतिकी के बारे में हम इसी शाखा के अंतर्गत ज्ञान हासिल करते हैं। तो इस भौतिकी में दोस्तों आपके दो प्रकार की शाखाएं थी, इसको हम चिरसमक भौतिकी और आधुनिक भौतिकी बोलते थे। तो चिरसमक भौतिकी में क्या था दोस्तों कि आपके द्रव्य ऊर्जा दोनों अलग थे। लेकिन आधुनिक भौतिकी में क्या हुआ कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उन्होंने द्रव्य और ऊर्जा दो अलग अवधारणाएं थी, उन दोनों का प्रतिपादन कर दिया, इन दोनों के बीच क्या कर दिया दोस्तों, समन्वय कर दिया। तो जब द्रव्य और ऊर्जा इन दोनों के बीच दोस्तों समन्वय हो गया, अर्थात इन दोनों के बीच जब रिलेशन हो गया तो इन रिलेशन को बताने के लिए, इस रिलेशन को प्रकट करने के लिए दोस्तों आपके भौतिकी की शुद्ध सार्थक एक परिभाषा बनी, जिसे हम दोस्तों इस परिभाषा के नाम से जानते हैं कि भौतिकी भौतिक विज्ञान, ये नहीं कि प्राकृतिक विज्ञान है, बोल सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान, क्योंकि भौतिक विज्ञान क्या है, प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। तो आप यहाँ पे प्राकृतिक विज्ञान बोल दीजिए, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन सार्थक परिभाषा जो है दोस्तों वो यही है कि भौतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, द्रव्य ऊर्जा यानी द्रव्य और ऊर्जा अलग अलग, ठीक है, उनके विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अनन्य क्रिया यानी द्रव्य से उनकी अनन्य क्रिया या अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उनके बीच के रिलेशनों का अध्ययन किया जाता है। तो इनके बीच के जो रिलेशनों का जो अध्ययन है दोस्तों, इसका प्रतिपादन कराने के लिए किसने अपना सिद्धांत दिया था, आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और उनके सिद्धांत के आधार में दोस्तों ये आपका एक नया परिभाषा बना जिसको हम भौतिकी के परिभाषा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ के होंगे कि भौतिकी की परिभाषा क्या है और भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो यदि कोई दोस्तों आपसे ये पूछे कि फिजिकल साइंस क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, तो उसके लिए हम ये परिभाषा यूज करेंगे। और कोई अगर पूछे कि फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है, तो उसके लिए दोस्तों हम ये परिभाषा करेंगे। ये नहीं कि कोई पूछ दिया भौतिकी तो भौतिक के लिए लगा देंगे भौतिक विज्ञान, और कोई पूछ दिया भौतिक विज्ञान तो भौतिक विज्ञान के लिए लगा देंगे हम भौतिकी। अधिकांश कहीं पर किताब भी गलत बताया है। किताब क्या किया दोस्तों कि भौतिक विज्ञान में यही परिभाषा डाल दिया है और भौतिक में भी यही परिभाषा डाल दिया है, या फिर भौतिक के लिए वही परिभाषा डाल दिया है। तो जिससे बच्चों क्या होता है, काफी सस्पेंशन होता है कि कौन सा परिभाषा लें, कौन सा परिभाषा सही है। तो दोस्तों भौतिक विज्ञान के लिए आपका सबसे सार्थक और बेस्ट परिभाषा यही होगा, और भौतिकी के लिए सार्थक और बेस्ट परिभाषा, जो बेस्ट डेफिनेशन है दोस्तों भौतिकी का, वो ये होगा। बस दोस्तों यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो इस प्रकार बस दोस्तों मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग इतना समझ गए तो भौतिक विज्ञान के इंट्रोडक्शन में आपको कोई चीज़ समझने की जरूरत नहीं है। अर्थात जितने भी भौतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन था दोस्तों देना, मैंने वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दे चुका है, आपको बता चुका है। इसमें कोई भी कमी मुझसे दोस्तों रही नहीं है, और कोई रही होगी तो आप बताना मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना।